नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी नाइन पर। आप देख रहे हैं हेलो मनी नाइन। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। बाजार पर तो फोकस रहता ही है, साथ ही साथ प्राइमरी मार्केट में क्या हो रहा है वो भी आपको बताएंगे, और बजट के बाद बाजार के ऊपर स्पेशली दूसरे दिन कैसा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे में कहाँ मौके आपके लिए बन रहे हैं ये भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आज हमारी मदद करेंगी इसमें स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर VLM बालाजी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से एक बार मार्केट देख लीजिए कि किस तरह का कारोबार वहाँ पे देखने को मिला। तो बजट कल आया, उसके बाद हमने भारी गिरावट देखी, और भारी गिरावट के बाद आज फिर से हम कमजोर खुले, और लोअर लेवल से आप देखें तो रिकवरी भी बाजार में देखने को मिली। तो बाजार में उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। बाजार बजट को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि पचाने की कोशिश पुरतोड़ देखने को मिल रही है। लोअर लेवल से रिकवरी के बाद एक बार हमने प्रेशर भी बनता हुआ देखा, और वापस से दूसरा अटेम्प्ट है जब हम देख रहे हैं बाजार में लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिल रही है। लोअर लेवल से आप देखें 24,678 ये आज हमारा लो था निफ्टी पर। अगर देखें तो वहाँ से 78 या 79 की आप बात कर लीजिए, मोटा मोटी 24,680, और ऊपर में 24,954 ये हमारा ऊपरी स्तर है, और जिसके आसपास फिलहाल हम कारोबार कर रहे हैं। तो बजट के बाद एक जो झटका लगा, उसके बाद आज सुबह भी जब हम खुले, उसके बाद लोअर लेवल से अब एक डिसाइसिव तेज़ी या फिर रिकवरी होने की उम्मीद जो है ना वो बाजार में साफ तौर पे देखने को मिले। टिकेगी नहीं टिकेगी ये देखने वाली बात होगी। बैंक निफ्टी की तरफ आइए, 57,830 तक फिसलने के बाद निफ्टी बैंक भी आप देखेंगे तो लो लेवल से संभला। ज़्यादा पेन पॉइंट आप देखेंगे तो PSU बैंक्स थे। इसकी बात हम आगे करेंगे भी, क्यों PSU बैंकों पर इतना ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिला। तो PSU बैंक के साथ साथ आप देखेंगे तो डिफेंस, यहाँ पे काफ़ी उठापटक है, उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर कोई इंडेक्स जिसने संभाला है आज तो वो ऑटो इंडेक्स है, और उसके साथ साथ तेल गैस, ये दोनों इंडेक्स हैं जो कि बाजार की रिकवरी में काफ़ी हद तक आज आपको मदद करते हुए नजर आएंगे। अभी भी आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल गैस और ऑटो यही इंडेक्स हैं जो कि ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। फार्मा, IT, निजी बैंक, PSU बैंक, और उसके साथ साथ मेटल इंडेक्स, यहाँ पे अभी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। सोना चांदी में आप देखेंगे तो लगातार तीसरा दिन है जब हम गिरावट देख रहे हैं, और हायर लेवल से, चाहे आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करें चाहे डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करें, काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट हमने प्राइजेस में हायर लेवल्स पे बनता हुआ देखा है। तो उसी की वजह से आप देखिए आज इंडियन मार्केट्स में काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो कि इम्पैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा बाजार को एक बार समझ लेते हैं। विलियम बाला हमारे साथ जुड़ी चुकी हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका मनी नाइन पर। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून संदीप जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल व्यूअर्स। तो मैम, ये जो उठापटक है इसका कोई आपको एक डिसाइसिव एंड नज़र आ रहा है क्या? क्या बजट को बाजार ने ऑलमोस्ट पचा लिया है ये मान के चलें? क्योंकि कल जब हमारी आपसे बात हो रही थी तो आप कह रही थी कि ये डाउनफॉल शायद निफ्टी को 24,300 24,200 तक लेके जा सकता है। आज हमने जो यस, लोज बनते हुए देखे हैं निफ्टी पर 24,680 के आसपास के, वहाँ से अच्छी खासी रिकवरी हो चुकी है, करीब करीब आप देखें तो 200-250 पॉइंट के आसपास की। तो इस रिकवरी पर ये जो लो लेवल से हम देख रहे हैं कि बाउंस बैक है, इसके ऊपर बेट करें या फिर ऊपरी लेवल पर शॉर्ट पोजीशंस बनाएं? ऊपरी लेवल पर भी आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है, लेकिन 25,300 से पहले नहीं। और ये जो अभी, यानी अभी हम 24,950 पर आए हैं। सुबह आई वाज समवेयर, तो वहां पर बोला था कि 680 आ जाएगा। उस समय निफ्टी ऐसे ही था, अपना डे हाई के ऊपर ही था, तो वहां से वो टारगेट हो गया। कहने का मतलब यह है कि इंट्राडे लो जो बना है, ये आपको एक स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जिसमें अपसाइड के लिए आपको 300 350 पॉइंट्स मिल सकते हैं। बट ये रिस्क बेट है, रिस्की बेट है। सो अगर आप मुझे क्योंकि रिलायंस का सपोर्ट मिलेगा, ये क्यों होगा वैसे ये भी हमको जानना है, कि इंडेक्स को जो डिराइव कर रहा है अगले कुछ 2-3 दिनों के लिए, बिकॉज रिलायंस अच्छा खासा टूट गया, जितना नहीं टूटना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, मतलब 1,013-40 के आसपास आ गए, 1,340 के आसपास आया रिलायंस। एंड आई एम हैप्पी कि वहां से एक अपसाइड का मूवमेंट अभी हम लोग देख भी रहे हैं नाउ। रिलायंस में हमको, रिलायंस सपोर्ट करेगा निफ्टी इंडेक्स पर हैवी वेट होने की वजह से। हम निफ्टी में अगले 200 से 350 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट देख पाएंगे। अब आपके ऊपर है, आप उसको ट्रेड में कन्वर्ट करना चाहें तो देख सकते हैं। अदरवाइज इफ यू आर प्लानिंग अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, देन प्लीज वेट फॉर एक हफ्ता लगेगा या 10 दिन लगेंगे, मैं टाइम नहीं करना चाहती उसको, क्योंकि इस बीच में एक पुल बैक मूवमेंट होना बाकी है। तो जब ठीक भी है। मिले आपको 24,200 या 300 के आसपास खरीदिए, वो ज्यादा बेटर भाव है, और वो आ जाएगा। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। अच्छा, ठीक है, तो वेट करें बेटर भाव का। अगर आप लंबी पोजीशन लेना चाहते हैं तो अभी नहीं, थोड़ा सा वेट कर लें, नीचे में अगर आपको मिले तो वहाँ पे आप खरीदारी करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। इस बीच निफ्टी में जो हम देख रहे हैं कि इतनी बढ़िया रिकवरी आज लो लेवल से हुई है, उसमें ये जो रिकवरी सेट की गई है उसमें
किसने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। ज़रा निफ्टी के गेनर्स, लूजर्स और मिड कैप और स्मॉल कैप्स की भी बात कर लें तो निफ्टी गेनर्स में आज देखें तो आपको टाटा मोटर्स पीवी टॉप ऑफ द चार्ट नजर आएगा, 4.25% के आसपास का गेन है। पावर ग्रिड 3.5% की मजबूती के साथ ट्रेड करा है। टाटा कंज्यूमर में भी 3% का अप मूव है और अदानी पोर्ट्स यहाँ पर आप देखिए आज आपको 2.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट पोर्ट्स और टेक्सटाइल या फिर एक्सपोर्ट वाली कंपनियों को लेकर जो बजट में अनाउंसमेंट्स हुए ना उसका इम्पैक्ट भी आप देखेंगे तो पोर्ट वाले शेयरों में आपको साफ तौर पे दिखेगा। और कैपिटल गुड्स में से L&T आज 2.25% के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है। अगर आप लूजिंग साइड की बात करेंगे तो NSE में आज अगर आप एडवांस डिक्लाइन की बात करेंगे तो निफ्टी के जो 50 शेयर हैं उनमें से आपको दिखेगा कि 31 शेयर ऊपर हैं। तो गिरने वाले शेयरों की तादाद कम है, लेकिन उसमें श्रीराम फाइनेंस 5.5% नीचे है। मैक्स हेल्थ केयर में 3% से ज़्यादा का फॉल है। फार्मा पैक से सिप्ला 2% नीचे है। इन्फोसिस 2.25% की गिरावट दिखा रहा है और ट्रेंट में भी 2.25% के आसपास का ही फॉल है। कल IT स्टॉक्स काफ़ी अच्छा चले थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कुछ दिग्गजों पे प्रेशर है, जिस वजह से कल की जो तेज़ी है वो आज के सेशन में फिजल आउट होती हुई दिखी है। मिड कैप इंडेक्स की तरफ आइए, जहाँ पे फिलहाल आपको करीब 0.5% के आसपास का कट दिख रहा है। इनमें अगर आप गेनर्स की बात करेंगे तो वारी एनर्जी से एक विनर के तौर पर, इसमें प्रीमियर एनर्जीज भी आप शामिल कर सकते हैं। बजट के बाद जो ऐलान हुए हैं उसका इम्पैक्ट इन दोनों स्टॉक्स पर दिख रहा है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पे अभी फोकस है ही है सरकार का। डेटा सेंटर की जो बात हुई उसमें भी ग्रीन एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा महत्वता रहेगी। इसके अलावा GMR इंफ्रा, आज इंफ्रा सबसे ज़्यादा चलने वाला इंडेक्स है तो 3.5% ऊपर आपको GMR इंफ्रा नजर आएगा। क्रूड में गिरावट आई है तो HPCL 3.5% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। इसमें MRPL भी शामिल है, हालांकि इंडेक्स में अभी शामिल नहीं है। BSE में हम देख रहे हैं कल की बड़ी जो गिरावट हुई थी SCT में बढ़त के बाद, आज वहाँ पे एक रिकवरी है। कल लोअर लेवल से भी स्टॉक रिकवर होता, आज देखिए 3.25% के आसपास के गेंस के साथ ट्रेड करा है। हालांकि इसका जो पीयर है MCX, वहाँ पे कुछ ज़्यादा मीनिंगफुल अपसाइड नहीं बनती हुई दिख रही है। लेकिन मिड कैप लूजर्स की बात करें, जो इंडेक्स 0.5% के आसपास का फॉल दिखा रहा है, उसमें आप देखेंगे तो आपको टॉप ऑफ द चार्ट पे नजर आएगा भारत डायनेमिक्स, 7% के आसपास का फॉल है। इस लिस्ट में आप देखेंगे ना तो आपको कुछ PSU नाम से नजर आएंगे, जैसे हुडको है, ऑयल इंडिया है, इनमें गिरावट दिख रही है। तो जहां MRPL HPCL को फायदा मिल रहा है क्रूड में गिरावट का, ऑयल इंडिया में आप देखिए प्रेशर आपको साफ तौर पे नजर आएगा। गॉडफ्रे फिलिप्स और ITC दो स्टॉक्स हैं जो कि आज इंपैक्टेड हैं, क्योंकि 1 तारीख से जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ी हुई लागू हुई है तो सिगरेट के प्राइजेस बढ़े हैं, तो उस वजह से ये स्टॉक लाइमलाइट में आते हुए देखिए। और टाटा कम्युनिकेशन 5.5% के आसपास का फॉल आपको इस स्टॉक में भी फिलहाल नजर आएगा। अब आइए आप स्मॉल कैप इंडेक्स की तरफ। ब्रॉडर मार्केट्स में अगर स्मॉल कैप इंडेक्स को कहीं से राहत मिल रही है तो उसमें आप देखेंगे आज लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, इसके नंबर्स आए हैं, आगे आपको डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्यों नंबर्स के बाद इतना उत्साह दिख रहा है। MRPL की मैं बात कर ही रहा था, 4.5% ये ऊपर है। गोदरेज एग्रोवेट पे 5% का अप मूव है। केमिकल स्पेस है, हिमालय स्पेशलिटी 3% ऊपर है। और डेटा सेंटर, जैसे मैंने आपको हाईलाइट भी किया, कल भी स्टॉक ऊपर था अनंतराज का। डेटा सेंटर को लेकर जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं, टैक्स ब्रेक स्पेशली, उसका फायदा अनंतराज में आज भी देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप लूजर्स की अगर आप बात करें, नीचे की तरफ जो इंडेक्स को खींच रही हैं, उसमें आपको नजर आएगा कि आज के सेशन में इंटेलेक्ट डिज़ाइन, ये स्टॉक आपको 8% से ज़्यादा गिरा हुआ दिखेगा। NBFC स्पेस से आपको चोलामंडलम फाइनेंस और 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, ये दो स्टॉक्स है 5.5 से 7% नीचे नजर आएंगे। वन सोर्स स्पेशलिटी, जब से नंबर्स आए हैं ना उसके बाद से एक ही ट्रेंड है जो कि स्टॉक में दिख रहा है, वो है नीचे का। आज भी 6% का फॉल है। और एजिस वोपैक टर्मिनल 6% के आसपास की कटौती यहाँ पर भी साफ तौर पे दिख रही है। मैम पहले ना एक क्रूड वाला जो प्ले है ना उसको एड्रेस कर लेते हैं। MRPL, HPCL, OMCs, इनमें हम आज बढ़त देख रहे हैं, कच्चे तेल में जो गिरावट हुई है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड ऑयल इंडिया, ONGC पे आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो पहले जरा क्रूड का जो इम्पैक्ट है इन शेयरों पर, उसमें कैसे रणनीति बनानी चाहिए? देखिए, क्रूड अभी थोड़ा और वीकनेस की तरफ जाएगा आज के डेट में। अगर मैं क्रूड करंट मंथ का फ्यूचर की बात करूं आपसे, तो क्रूड फेब चल रहा है 5,677 या 5,700 राउंड पे अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ से बहुत पॉसिबल है कि 5,300, 5,250 यहाँ तक आना है इसको। तो हम थोड़ा सा, और अगर आपको कोई एग्रेसिव बाइंग के बारे में आप सोच रहे हैं, आई नीड टू से कि आप थोड़ा सा रुक जाओ। उससे जब तक ये भाव नहीं आता क्रूड में, लॉन्ग पोजीशन डायरेक्टली नहीं बनाए। बाकी अभी अगर आपके जो जिन क्रूड के सस्ते होने पर जिन कंपनीज को फायदा होता है, हालांकि संदीप जी, एक हेज हमेशा ये कंपनीज करके चलती हैं, बट जिस तरह से डॉलर में थोड़ी सी वीकनेस दिख रही है अभी हमको, तो रुपी जो थोड़ा सा स्ट्रेंथन हुआ है, ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही है कि सस्ता क्रूड थोड़ा सा सॉफ्ट होता हुआ, फॉर द टाइम बीइंग सॉफ्ट होता हुआ रुपया, मजबूत होता हुआ रुपया अगेंस्ट दी, जिसमें कि आपका डॉलर थोड़ा सा स्मूथ हो रहा है, थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है, तो टाइम बीइंग इम्पैक्ट है ये। तो आप इसको लेकर के आप कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन नहीं बनाइएगा।
आई मीन शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शन, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये बोलेंगे कि आज मैं खरीदना चाहती हूँ या चाहता हूँ और बस यहीं से अगले 2-3 दिन में ये 250-300 स्टॉक हो जाएंगे, नहीं वैसा नहीं है। लेकिन एमआरपीएल जैसे स्टॉक्स को आप एक सही भाव पर खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, जितना हो सके स्टॉक्स को या तो 50 वीक्स के मूविंग एवरेजेस के पास खरीदो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, या फिर 200 दिन के मूविंग एवरेजेस के पास खरीदिए। एमआरपीएल टू बी स्पेसिफिक आज 200 दिन के ऊपर आया है, परसेंटेज बाय 10-15% ऊपर है, बट खरीदारी का व्यू है। अगर आप इसमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, द बेटर थिंग जो आज इसमें मुझे दिखती है कि 120 पर इसका वीकली मूविंग एवरेज है, 200 वीक्स का मूविंग एवरेज है, जो इसके लिए एक बहुत ही प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करेगा। सो आप इसमें एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट 170 160 इस रेंज में बिल्कुल प्लान कर सकते हैं, दैट मीन्स करंट प्राइस। एंड फ्रॉम हियर 200 रुपए इज अ वेरी इजी टारगेट जो एमआरपीएल में हमको दिख जाएगा। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है पहले टारगेट की अपेक्षा में, तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर सिर्फ 130 रुपए का ही मेंटेन करें। 200 रुपए का पहला टारगेट और यहां से फिर सीधा आपको लगभग 245 का सेकंड टारगेट दिख सकता है। अब दूसरे जो ऑयल ओएमसी वाली जो कंपनीज हैं, वहां पर क्या करें, क्या वहां पर तुरंत बाइंग करने की सलाह है? नहीं, यहाँ पर आप 2-4 दिन रुक जाइए। एक एक जो रोटेशन होती रहती है ना, उस रोटेशन के चलते ये स्टॉक्स अभी और कुछ डिपेंड करेगा कौन सा स्टॉक कितना। लेकिन जैसे गेल है अभी मेरे सामने, तो गेल अभी 160 के पास में आया है, और यहां से 145 लगता है आसानी से आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए ताकि अच्छे स्टॉक्स आपको और अच्छे भाव पर मिल सके। ठीक है, वेट करना ज़्यादा बेटर है। अच्छे भाव आपको अच्छे शेयर आपको और अच्छे भाव पर मिल जाएंगे, इसलिए वेट कर लें तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर रहती होगी। निकले हाँ, एमआरपीएल में ज़रूर आप खरीदारी शुरू कर सकते हैं। चलिए दर्शकों के सवाल जो आपका सिलसिला भी शुरू करते हैं। आपको बता दें, अगर आपको अपना सवाल पूछना है ना तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए जल्दी से, 9311211874। आप चाहें तो अपने सवाल हमें फ़ोन करके या फिर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आप अपना व्हाट्सएप पे अपना सवाल भेज दीजिए, हम आपके सवालों को एड्रेस कर देंगे, या फिर आप हमारी जो ईमेल आईडी है उसको भी नोट कर लीजिए, इस पर भी चाहें तो अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। बाकी आपके सामने यूट्यूब का माध्यम तो ओपन है ही है, जिसके ज़रिए हम आपके सवाल लेने की कोशिश करते हैं। ये बात ज़रूर है कि हमारे जो प्राइम मेंबर्स हैं उनके सवाल हम पहले प्राथमिकता से लेते हैं, हमारी प्रतिबद्धता के साथ उनके साथ हमारी डील है, या फिर आप कहिए हमारा एक वादा है। आप भी अगर प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं तो इकॉनमी स्टैंडर्ड वीआईपी में से जो भी प्लान आपको ठीक लगे उसको चुन के पेमेंट करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और पहले से अगर आप हमारे मेंबर हैं तो आपको ज्वाइन की जगह किसी भी वीडियो पर जब आप आएंगे तो रिज्यूम का बटन दिखेगा, उसको आप क्लिक करेंगे, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते चलिए। पेमेंट करने के बाद आपकी मेंबरशिप फिर से हमारे साथ रिन्यू हो जाएगी। ऐसे ही एक मेंबर हमारे हैं सुशील जी, उनका सवाल मैं सबसे पहले ले रहा हूँ। कह रहे हैं कि मैम एक तो जिंदल 100 इसका टारगेट 194 में मान के चल रहा हूँ, और ब्लिस जीवीएस फार्मा 195, क्या ये दोनों टारगेट आ जाएंगे इन दोनों शेयरों पर? एक सेकेंड, जिंदल 100 और कौन सा था? ब्लिस जीवीएस फार्मा। एसजेवीएन फार्मा। एसजेवीएन, ब्लिस जीवीएस फार्मा। प्लीज प्लीज, ओके, अलग आवाज है। ठीक है, मिल गए हैं दोनों स्टॉक। जिंदल 100 में इन्होंने कितना बोला है, क्या एक्सपेक्टेशन है इनकी? जिंदल 100 में मैं ये बोल रहे हैं कि मेरा टारगेट है 194 का, और ब्लिस जीवीएस में 185। ओके, आपके पास टाइम है, तो आप टाइम अगर दे सकते हैं तो जिंदल 100 में तो आ जाएगा। अभी 170 पर है, यहाँ से बहुत ज्यादा डिक्लाइन बचता नहीं है, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिएगा। 100 आपकी बाइंग ऊपर की है या आपका टारगेट है वो, आई डोंट नो। टारगेट तो आपने बताया, बट बाइंग है क्या वो आपकी? क्योंकि आपकी बाइंग के हिसाब से दैट इज योर बाइंग, तो 156 रुपए शुड बी द स्टॉप लॉस इन एनी वेज। तो भाव आ जाएगा, लेकिन हाँ, जिसमें कि आपको 194 ही नहीं बल्कि आप यहाँ पर 205 एज अ टारगेट देख सकते हैं। जो व्यू आपको रखना चाहिए जिंदल 100 में शुड बी 3 मंथ्स, तो 3 महीने के दायरे में 205, और उससे ऊपर फिर आप चाहे तो ट्रेल कर लीजिए या फिर बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि फिर वो प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो फिलहाल होल्ड कर सकते हैं, टारगेट आ जाएगा आपका, लगता तो है 3 महीने के दायरे से। एंड ठीक देन है। आपका ब्लिस जीबीएस, यस 171 पर है, होल्ड इट, रिस्क इज वेरी लिमिटेड। आप इसमें 135 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए व्हाइल यू आर वेटिंग फॉर योर टारगेट्स। इनफैक्ट टारगेट थोड़े से और बड़े भी अगर आप देखें तो 210 रुपए से लेकर के 240 आ जाना चाहिए। और जो इसमें नजरिया है वो 2 मंथ्स का ही है, इसमें 3 मंथ्स का व्यू नहीं रखना है, 2 महीने में ही ये भाव आ जाने चाहिए। ओके, ठीक है, ये इन दोनों शेयरों पर बातचीत होगी। सुशील जी, आई होप आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। मैम एक्चुअली ना
ये भी टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं और उसकी बेसिस पर अपने सवाल पूछते हैं, तो काफ़ी हद तक इनकी एनालिसिस ठीक होती है। और उसका प्रमाण लेने के लिए या फिर उसकी पुष्टि करने के लिए जो हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं उनके साथ अपने ये विचार ज़रूर शेयर करते हैं। तो सुशील जी के बाद जतिन दवे जी का सवाल ले रहा हूँ मैं, इस 6 महीने से हमारे प्राइम मेंबर हैं। ये कह रहे हैं कि श्री संदीप सर एंड अंबाला जी, गुड आफ्टरनून, आई हैव डेटा पैटर्न्स एट 2541। 100 क्वांटिटी इनके पास है मैम डेटा पैटर्न्स की, 2541 रुपये पर लिया हुआ है। एमटा टेक इनके पास है 2860 रुपये के दाम पर, ये भी 100 शेयर हैं। इन्फोबीन 863 रुपये पर 200 क्वांटिटी है। कह रहे हैं कि 2 महीने के लिए अगर देखा जाए तो टारगेट और स्टॉप लॉस क्या बनते हैं इन तीनों शेयरों पर? तो डेटा पैटर्न्स है, एक इन्फोबीन है, थर्ड स्टॉक मैंने मिस कर दिया आई थिंक। एमटा टेक। एक्चुअली मैं किडिंग अराउंड, मैं मेरी बच्ची मेरे आसपास है तो थोड़ा सा वॉइस डिस्टरबेंस रह सकता है, सो प्लीज मैनेज एवरीवन। नो यू आर नॉट कमिंग हियर। बस बस बस, थैंक यू, नाउ प्लीज गो। ठीक है। सो दूसरा स्टॉक कौन सा इन्होंने ग्रो बोला है क्या? आई मीन थर्ड स्टॉक कौन सा था संदीप जी? एमटा टेक मैम, एमटा टेक। ओके 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 ओके। संदीप जी मैं स्टॉक पहली बार सुन रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा, अगर स्पेल कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। MTAR, MTAR डिफेंस का स्टॉक है मैम, MTAR। अच्छा MTR, ओके ओके ओके, ठीक है। कुछ लोग एमटा टेक भी बोल देते हैं मैम, बस अपना प्रोनाउंसिएशन है और कुछ नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बट लेट्स स्टार्ट विद डेटा पैटर्न्स। डेटा पैटर्न्स देखिए, डिफेंस में पैसा आया है, सबसे ज्यादा पैसा अगर आपको देखा जाए तो रेलवे के बाद डिफेंस में ही आया है बजट में। तो आप इसको फिलहाल, बट करें क्या, क्या इसी भाव पर बाय कर ले? नहीं, इसमें उतनी एक्सपेक्टेशन, यहाँ पर आपको थोड़ा डिप मिलेगा। एंड अभी चल रहा है 2500 पर। फ्रेश लॉन्ग नहीं मैं सजेस्ट कर रही हूँ, जो टारगेट दिया था वो हिट हो गया, बट नो फ्रेश लॉन्ग एज ऑफ नाउ। यहाँ पर आपको 2800 का भाव दिया था मैंने टारगेट के तौर पर, लास्ट वीक हिट हो चुका है। बट फ्रेश बाइंग के लिए आई वुड लाइक टू वेट। मैं कम से कम 2000 से लेकर के 2100 के भाव का वेट करना चाहूंगी, वहां पर मेरा रिस्क छोटा हो जाता है। तो अगर आप हैं, आप प्लान कर रहे हैं फ्रेश, तो आप 2100 के आसपास का वेट जरूर कर लीजिए। ठीक है। दूसरा जो यहाँ पर, जी, नाउ वी हैव इन्फोबीन्स। इन्फोबीन्स अभी आ गया है संदीप जी 820 पर। यहाँ पर आप थोड़ा सा चाहें तो, क्योंकि ट्रैकिंग हो जाएगी आपकी, आप चाहें तो बाई कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कंफर्टेबल बाइंग जो है वो मिल भी जाएगी। इट इज गोइंग टू क्लोज टू 740 और अभी चल रहा है 820 पर। तो 2-4 दिन रुक जाइए, हफ्ता 10 दिन, तो मुश्किल से आपको ये 740 के आसपास मिलेगा। देन जैसे ही ये बाइंग ट्रिगर होती है, डू प्लेस अ स्टॉप लॉस एट 670, यानी 670 का स्टॉप लॉस रखें। एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द टारगेट विल स्टार्ट फ्रॉम 900 टू 1000। तो ये एक दूसरा स्टॉक है। थर्ड स्टॉक जो आपने दिया है डेटा पैटर्न, सॉरी MTR टेक, जो अभी फ्लैट, मतलब एक राउंड नंबर ले रहे हैं, लगभग 3000 पर है, 2990 पर है, राउंड फिगर 3000, 2500 के नजदीक ना मिले। ठीक है, ओके। ये इन तीनों शेयरों की बात हो गई। जतिन दवे जी का जो सवाल था, तो इनका मैम व्यू 2 महीने का ही था, उस हिसाब से आपने बताया ना? तो ही खरीदना है फिलहाल, दिख ही रहा है अभी 3000 पर है, 2500 की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप हैं तो प्रॉफिट बुक कर लो, सिंपल सा। एंड डेटा पैटर्न्स की भी बात यही की है कि ये और गिरेगा, तो अगर आप हैं तो या तो बेटर बाइंग के लिए वेट करिए, और अगर हैं तो फिलहाल निकल जाओ। एंड इन्फोबीन्स में भी थोड़ा सा डिप और आएगा, इट इज लाइक 10%। तो आप फिलहाल के लिए तीनों ही स्टॉक्स में 10 से 15% का डिप पॉसिबल है करंट प्राइस से। तो इनके पास रखे हुए हैं मैम, सिर्फ मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि ऐसा नहीं कि इनको खरीदने हैं, इनके पास पड़े हैं पहले से। नहीं, 2 महीने के हिसाब से 10%, 10-12% का लॉस ज्यादा होता है, निकल जाइए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके अलावा यश रेवांकर जी का सवाल है, मैम इन्होंने केन्स का ना फरवरी महीने का निकलने के लिए भी संदीप जी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट क्योंकि निकलने के लिए बोला है तो फिर मेरी जिम्मेदारी भी मुझे लगती है कि मैं कुछ ऐसा भी बताऊं जहां पर शिफ्टिंग के मौके बन सकते हैं। हाँ, CG पावर आप स्वैप देख सकते हो, एंड टाटा पर्सनल व्हीकल्स आप देख सकते हैं। एक CG पावर बोला आपने, दूसरा जी, टाटा मोटर्स पर्सनल व्हीकल्स, जो अभी 360 की रेंज के आसपास, 350-60 के आसपास मिलेगा। CG पावर आई थिंक आपको 580-600 पर मिलना चाहिए, सुबह तो उतने पर ही था, या सेम रेंज।
क्लोज टू 580-600 की रेंज में सीजी पावर्स देख सकते हैं। आई एम कंसिडरिंग अ बॉटम बाइंग इन सीजी पावर, और साथ में जो डेटा सेंटर पर जो इन्होंने अपना रीसेंट अपना बिजनेस मॉडल में इसको एक्सटेंड किया है, वो एक मेरे लिए पॉजिटिव साइड लगती है मुझे इसके लिए। एंड हमारी गवर्नमेंट ने भी इस बारे में बात की है, बजट दिया है। तो जी जो कंपनीज बाहर डेटा सेंटर सेटअप करने के लिए प्रोजेक्ट ला सकती हैं, इंडिया में भी शायद वो काम कर सकती हैं, ज्यादा उनको विनिंग मिल सकता है। तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए, या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो डेटा सेंटर सेटअप पर, इसको एक दूसरी साइड से देखते हैं, तो जो टैक्स हॉलीडे दिया गया है ना अप टू 2047, तो जो कंपनी ऑलरेडी सेटअप है, आप उसको उस एंगल से देखते हैं, तो हो सकता है कि टाई अप करते हुए कुछ वेंचर्स बनाते हुए इनको इजी इसनो मिल सके, वो लग रही है वो प्रोबेबिलिटी। तो सीजी पावर इसलिए मेरी लिस्ट में है अमंग ऑल दिस स्टॉक्स। ठीक है, ओके परफेक्ट है। तो सीजी पावर और उसके साथ साथ टीएमपीवी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, इस पे आप ज़रूर रख के नज़र चलिए जब आप इन स्टॉक से निकलेंगे। जतिन दवे जी, मैं कह रहा था मैम कि यश रेवांकर जी का सवाल है, इनके पास केन्स का फरवरी का 3700 का कॉल ऑप्शन रखा हुआ है 140 रुपये पर। तो एक तो इन्होंने केन्स का 3700 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन ले रखा है 140 पर। दूसरा ये कह रहे हैं कि गेल का, जिसकी बात हमने अभी भी करी है, गेल का 165 रुपये की स्ट्राइक वाला पुट लिया हुआ है इन्होंने 4.5 रुपये का। तो ये कह रहे हैं कि मैं इनको होल्ड करूं या एग्जिट कर जाऊं। ओके, तो गेल है आपका कितने का, कौन सा वाला, 160 रुपए वाला पुट? 165 का स्ट्राइक प्राइस वाला पुट लिया हुआ है 4.5 रुपये के रेट पर। ओके, ठीक है। तो गेल में तो देखिए, पहली जो अभी डिस्कशन कर चुके ही है कि इसमें थोड़ी सी गिरावट 5 to 10-15% तक की गिरावट होगी इन स्टॉक्स में। तो गेल ठीक है। अभी आप होल्ड, अपनी पुट को आप होल्ड कर लो। मैं स्पॉट पर आपको टारगेट देना चाहूंगी इसके लिए कि बाय द टाइम ये मंथली एक्सपायरी क्लोज होगी, बिकॉज ऑप्शंस आर मंथली एक्सपायरी स्टॉक ऑप्शंस। तो जी एक बार आपका ये 152 153 जो कि 20 दिन का 200 वीक्स का एवरेज भी है, वहां तक आ जाएगा। और जो थोड़े से बड़े टारगेट है वो 148 तक आपको दिख जाएंगे। ये फरवरी सीरीज का व्यू है, मैं क्लोजिंग की बात नहीं कर रही हूँ, ये लेवल्स हिट हो सकते हैं। सो यू कैन कंटिन्यू होल्डिंग योर पुट गेल में। दूसरा, ठीक है। केन्स टेक्नोलॉजी जो आपका है 3700 का कॉल ऑप्शन, इट इज लुकिंग अ बिट रिस्की, बट फिर भी आप अभी इसको होल्ड कर लो। दो रीजन है सिर्फ उसके, और उसका स्ट्रैटेजी भी सिंपल सा इतना है, जिस तरह से हमारे ईएमएस एंड आपका रेलवेज और डेटा सेंटर, ये आप एक दूसरे से ना कहीं ऑर्डर्स के मामले में, पैटर्न्स के मामले में लिंक्ड होती है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनीज जितनी भी आती है। तो केन्स में ऑलरेडी एक अच्छा खासा डिक्लाइन भी आ गया, 3370 के आसपास में ये है। इट इज पॉसिबल, मैं पूरा सेंटेंस सुनिएगा, इट इज पॉसिबल कि 3150 तक आएगा एक बार और, एंड वहां अच्छा। से वेरी लाइकली कि आपको ये इस मंथ में, मैं फरवरी की बात कर रही हूँ, 3800 से लेकर के 3401 के पास में, यानी 4100 के आसपास आपको दिख सकता है। नाउ व्हाट यू शुड डू, बिकॉज यू आर इन ऑप्शंस, तो आपको 20 तारीख तक ही ये वेट करना है। अगर 20 तारीख से पहले ये आपके 3500 के ऊपर क्लोज नहीं होता, देन यू शुड एग्जिट योर पोजीशन, बिकॉज उसके बाद में प्रोबेबिलिटी प्रीमियम एप्रिसिएशन की घट जाती है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जिसको आप 20 तारीख तक देखिए कि 3500 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर क्लोज हो जाता है तो 3800 और 4100 आ जाएंगे लगते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। ये केन्स की बात होगी। और गेल पे तो आप कह ही रही हैं कि और नीचे 150 तक आ जाएगा, तो फिर तो सही ली उन्होंने पोजीशन, पुट लिया ही हुआ है, तो आप कह रहे हैं कि बने हाँ, रहे वो इसमें। वाला आप होल्ड कर लीजिए, यस, बने ठीक रहिए। है। ओके, परफेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा जो सवाल हमें मिले हैं उसमें जगदीश शर्मा जी का सवाल है, ये भी हमारे साथ पिछले 6 महीने से हैं, हमारे लगातार प्राइम मेंबर बने हुए हैं। कह रहे हैं कि संदीप जी, अम्बाला मैम नमस्कार, HCL टेक्नोलॉजीज 11% और कह रहे हैं कि नाल्को मेरे 3% प्रॉफिट मिल रहा है, एग्जिट करूं या फिर होल्ड करूं। HCL टेक में 11% और नाल्को में 3% प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, हम एक बार पहले देख लेंगे, बहुत बड़ी लिस्ट हो गई है। HCL टेक को एक बार देख लेते हैं पहले। एक्सक्यूज मी संदीप जी, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलिए, तो एक सवाल जो हमें मिला है वो HCL टेक और उसके साथ साथ नाल्को के ऊपर है। नाल्को में एक्चुअली क्या है ना यस, कि अब जितने भी हाँ, आप आ गई मैम।
हाँ जी, हाँ जी। आप कभी अच्छा कभी प्लीज़ बच्चे आप को ठीक है। डांटने की जरूरत पड़ जाती है ऑन स्क्रीन ऑफ करके, सो आई हैव टू डू नहीं दैट। नहीं, आप कभी कभी तो ऐसा भी मौका आ जाता है कि जो व्यूअर्स होते हैं, हमारे दर्शक होते हैं या फिर प्राइम मेंबर्स भी, उनको भी कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है, पता है कब, जब वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तब। यस। तो ये अपना एक्सपीरियंस आप इस्तेमाल कर लेती ऑलराइट। हैं इस चीज़ में। यस, बीइंग अ मदर वो आ जाता है सामने। ओके। तभी इतना स्वीटली आप डांटती है ना ठीक है। कि कोई बुरा भी नहीं मानता है। ओके। थैंक यू। ठीक है, तो HCL टेक, देखिए भाई, सो HCL टेक में इनका इनकी कोई पोजीशन मैंने मिस कर दिया है प्लीज। सो मैम HCL टेक का व्यू इनका कितने दिन का है? एच सी एल ग्यारह टेक परसेंट में का इनको प्रॉफिट है। एच सी एल टेक में इनको 11% का प्रॉफिट है, नालको में 3% का ठीक प्रॉफिट है। है। पूछ रहे हैं कि मैं होल्ड करूं ठीक है, और आगे बढ़ेगा या फिर बुक कर लूं। नाल को बुक कर लीजिए, 3% का प्रॉफिट है आपको, प्लीज बुक इट, बिकॉज अभी में ये वाला गिरा नहीं था, ये अभी गिरना बाकी है, एंड अभी 360 पर है। इट इज वेरी लाइकली ये 270-80 आपको दिखेगा। तो प्लीज बुक योर प्रॉफिट, टेक एन एग्जिट फ्रॉम नेशनल एल्यूमिनियम एज ऑफ अच्छा। नाउ। दूसरा नहीं तो आपका है एक मिनट HCL टेक। एक मिनट, मैं दूसरा एच सी एल टेक की आप बात करें उससे पहले ना, जब आप नालको पे कह रही हैं कि प्रॉफिट बुक कर लें और निकल जाएं, ये क्या अक्रॉस द बोर्ड है मेटल स्टॉक्स के लिए या फिर ओनली स्पेसिफिक टू नालको। मेटल्स अभी और थोड़े से, अगर मैं ब्रॉडर मेटल्स की बात करूं, मतलब बुलियंस की तो बात हो ही गई है, बट अगर हम कॉपर वगैरह सबकी बात करें तो जहां मौका मिले फिलहाल, जो स्टॉक गिरे नहीं है उनमें गिरावट थोड़ी बड़ी होगी, जो गिर गए उनमें गिरावट थोड़ी कैप्ड बेस पर होगी। तो क्योंकि नेशनल एल्यूमिनियम 430 वगैरह जाकर के अच्छा खासा गिर गया, लेकिन अभी भी गिरेगा, तो सभी स्टॉक्स की अगर आप बात करोगे मेटल्स की, चलिए मैं नाम लेती हूँ, BDL, हिंद कॉपर, हिंद जिंक, नेशनल एल्यूमिनियम, मिधानी अलग है, मिधानी में उतना गिरावट चढ़ावट हुई नहीं थी, एंड सेल। तो ये सारे कुछ ऐसे स्टॉक्स निकल के आते हैं जहां पर जो जितना ज्यादा सर्ज हुआ था वर्टिकली, उसमें उतनी ज्यादा गिरावट की पॉसिबिलिटी ऐसे अभी बनेगी। मेटल्स अभी एक मिनिमम रेंज है 10%, कोई भी स्टॉक उठाइए लाइन से। मैक्सिमम रेंज जो मुझे लगती है 25%, मतलब डिपेंड करता है कौन सा स्टॉक, चार्ट पर देखेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन 10 से 25% स्टॉक करेक्ट हो सकते हैं। तो एक सवाल बहुत सारे लोगों का आज आ रहा था, क्योंकि आज कई सारे स्टॉक जैसे VDL वगैरह, हिंद कॉपर वगैरह थोड़े से पुल बैक में दिख रहे थे, सो आई वाज कैप्टन गेटिंग सम क्वेश्चंस कि हम यहाँ पे बाय करें क्या। सो आई स्ट्रिक्टली ठीक है। से नो, क्योंकि ये वाला टाइम सही नहीं है। पहले कभी भी खरीदना है उसी चीज को जो आपकी अच्छी है, उसमें कंसोलिडेशन फेज जाना चाहिए, तुरंत वी शेप रिकवरी कभी नहीं आती। तो आप ले भी लेंगे ये पुल बैक में, तो आपका और डिक्लाइन पॉसिबल है, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन फेज होगा। सो देयर इज अ राइट टाइम आएगा जहां पर हम खुद से बता देंगे फिर से कि क्या खरीदना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बट अभी ये वीक रहेंगे, मतलब 10 से 25% स्टॉक वाइज करेक्ट होंगे। अभी नेशनल एल्यूमिनियम की जब हम बात कर रहे हैं, ऑलरेडी 430 से 355 आ गया, बट अगर मैं देखूं कि और कितना, चलिए एक रेंज, क्योंकि नंबर की जब बात की है तो नंबर से ऐसे समझ में आना चाहिए, 270-80 आते आते ये 20 से 25% पूरा, मतलब एक रेंज मैंने ले लिया है, 20 से 25% करेक्ट होना और बाकी है। ओके ठीक है, परफेक्ट है, फेयर इनफ मैम। जब आप ये व्यू लेकर चल रही हैं तो इस तरह से रणनीति बनाना फिर ज़्यादा सही रहेगा इन स्टॉक्स में। मैं इसीलिए आपको रोका था कि थोड़ा मेटल स्टॉक्स पे ना एक तरफा सबका व्यू पता चल जाएगा। अब आप बताइए HCL टेक, जिसमें इनको 11% का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, देखिए गवर्नमेंट ने एक चीज बोली है कि हमें ग्लोबल IT ग्लोबल सर्विसेज में 10% कंट्रीब्यूट करना है, और वैसे भी हमारे GDP मोस्टली जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो सर्विसेज में बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है। बट यस, देयर इज अ कंसर्न कि USA से हमारी बहुत ज्यादा अभी ट्रेड पैक्ट हुए नहीं है, यूरोपियन मार्केट के ट्रेड पैक्ट IT को लेकर के नहीं हुए हैं, तो ये कंसर्न रहेगा। बट गवर्नमेंट फोकस्ड है, इसीलिए रास्ते निकलेंगे, मैं वो जरूर बोल सकती हूँ। सो सेइंग दिस, आप HCL टेक में पोजीशन चाहे तो बना के रख सकते हैं। आप ही 11% का प्रॉफिट है पूरा, तो आप आधा पूरा प्रॉफिट निकाल लो वैसे, लेकिन 1600 रुपए का स्टॉप लॉस है। अगर आप आधी क्वांटिटी से होल्ड करना चाहें तो आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं, वेयर इन यू मस्ट रिस्पेक्ट अ टारगेट, जिसमें कि आपको लगभग 1780 का एक पहला भाव एज अ टारगेट दिख सके, और दूसरा लगभग आपको 1950 का टारगेट दिख सके। बट यहाँ पर मैं आपको आपका एक्सपोजर कम करने की सलाह दूंगी, क्योंकि आपका रिस्क आप 4% से ले रहे हो, तो इन एंड ऑल आपके प्रॉफिट पर लगभग 2.5% का डिप ही मैक्सिमम मैं यहाँ पर सजेस्ट कर रही हूँ। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ी कम हो जाएगी बिकॉज क्वांटिटी कम रहने से, बट यू गोना बी लिटिल सेफर, और इस अनसर्टिनिटी में सेफर होना भी चाहिए क्योंकि बजट आ चुका है।
जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हो गया, अभी बचा क्या है, ट्रेड पैक्ट, जो कि इतनी आसानी से नहीं होंगे, और होंगे भी तो लेट होंगे, तो तो वो समय है, तो उस इन इन कंपनीज को वो समय निकालना है जिसमें कि इनके मार्जिन बहुत इंपैक्ट होंगे, तो वो दिखेगा प्राइस में आपको कि अगले 2 क्वार्टर बहुत ही कॉम्प्रोमाइज से या फिर वीक से रिजल्ट्स हमको लग सकते हैं इन कंपनीज में देखने के लिए मिले। अच्छा, इसीलिए आप कल भी कह रही थी कि अगले 2 क्वार्टर्स काफ़ी चैलेंजिंग रह सकते हैं इन कंपनियों के लिए एज फार एज रिजल्ट्स आर कंसर्न, राइट? यस, क्योंकि देखिए ट्रेड पैक्ट हुआ ही नहीं ना, बजट में जो होना था वो हो गया, बट बाकी काम, अब जीडीपी की ग्रोथ इतनी दिख रही है लेकिन कंपनीज नहीं बता रही ना कि हमने इतने उस पर ग्रो किया है, ये पेस पर हम ग्रो कर रहे हैं, तो इट्स अ बिग डिस्कनेक्ट, राइट? The policymakers are saying something but on ground companies are saying something else, they are analyzing some risk in the market, तो वो चीज उनके बैलेंस शीट्स में दिखना ही है, एंड कंपनीज जो है या इन्वेस्टर जो है कंपनीज की बैलेंस शीट्स पर ज्यादा रिएक्ट करते हैं रादर की, यू नो बस इतना, यहीं पर स्टॉप होना चाहिए। मैं समझ गया, आप थोड़ा कंस्ट्रेंट कर रही हैं कि सब कुछ ना ही बोल दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है, कुछ चीज़ें सांकेतिक होती हैं, समझ जाना चाहिए खुद से ही। बहरहाल चलिए ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ। ये निष्ठा जी का सवाल है। निष्ठा जी कह रही, जिनकी माई निश के नाम से आईडी है, अभी अपना नाम भी लिखने लगी, बताने लगी हैं हर बार। मैम डी लिंक का शेयर देखिए आप, डी लिंक ये कह रही हैं कि मैंने 400 रुपये पर लिया हुआ है, ये नहीं कह रही हैं कि मैं बेच दूं या फिर इसको रखूं, इनको और ऐड करना है, पूछ रही कि मैं और ऐड कर सकती हूँ क्या? ठीक है, आप एडिशन करें या फिर आप इसको भी होल्ड करें, वट एवर यू आर ट्राइंग टू डू। ये आज 400 पर दिया है, आपकी बाइंग मेरे ख्याल से कल परसों वगैरह की या कल की ही होगी या आज की होगी। नाउ डू मेंटेन अ स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस शुडंट बी बिलो, इसका जो रिसेंट स्विंग है वो इसका आरएसआई ओवरसोल्ड भी जोन है, वो इसका टेक्निकल भी अगर आप देखोगे वो भी इसके हिसाब से इसका सपोर्ट बनता है, तो वो स्टॉप लॉस है आपका 370 के साथ में ये स्टॉक ये भी समझ लीजिए कि अपनी इंडस्ट्री से लगभग 30% एक्सपेंसिव है, सो वी माइट सी थोड़ा बहुत पुल बैक, बट ये चल जाएगा। तो आप आईटी नेटवर्किंग की इस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं तो लगा जरूर लीजिए, होल्ड कर लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ में ही फ्रेश बाइंग कर लीजिए अगर आपको करनी है तो, बट इफ यू वेट फॉर टुमारो, सो टुमारो इज मोर मच बेटर प्राइसेस, पॉसिबली आपको मिल जाएगा विच इज क्लोज टू 200, 415, 420 पर, आज 433 पर है जब हम बात कर रहे हैं, तो ऐड करो। 370 स्टॉप लॉस है, टारगेट भी आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि आपको 470 से लेकर के अप टू 530 ये टारगेट्स आपको दिख जाएंगे। तो अभी और ऐड करें और बेटर प्राइस का वेट कर लें? कल का आप वेट करिए, कल आपको 415-20 पर मिलेगा ये मोस्ट तो लाइकली। जो 400 रुपये पे रखे हुए हैं उनके लिए आप कह रही 370 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लें? हाँ, अगर किसी को फ्रेश बाइंग भी करना है तो भी 370 का स्टॉप लॉस है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत डिफाइंड है आपका। ठीक है, तो आप कह रही हैं कि और अगर आपको ऐड करना है, ठीक है। वैसे तो मैम पहली बात तो बहुत कम ऐसे दर्शक जिनका सवाल आता है जो प्रॉफिट पिरामिडिंग की बात करते हैं, नीचे में एवरेजिंग की बात करती हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि 433 पर मत लीजिए, 415, 420 यहाँ पर मिल जाए थोड़ा सा, जो कि आपको कल पॉसिबिलिटी है मिलने की, वहाँ पे आप ऐड कर लीजिए। और अभी जो पोजीशन है आपकी 400 रुपये पे रखी हुई निष्ठा जी, आप उसको 370 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के उसमें चाहे तो बनी रह सकती हैं। चलिए ठीक है, ओके, ये राय होगी। एक सवाल और जो हमें मिला है मैम, वो है राजीव कुमार जी का, कह रहे हैं कि अदानी ग्रीन 1050 रुपये पर, इनके पास 3 शेयर है मैम, अदानी ग्रीन, ग्लेनमार्क फार्मा और मैनकाइंड फार्मा, तीनों के आप नाम नोट कर लीजिए, चार्ट्स रेडी रखिए। मैं आपको लेवल बता देता हूँ। अदानी ग्रीन इन्होंने लिया हुआ है 1050 रुपये पे, काफ़ी ऊपर की खरीद है मैम। ये जो खबर आई है ना SEC वाली, उसके पहले इन्होंने शायद लिया हुआ है। ग्लेनमार्क फार्मा की खरीद इनकी 2108 रुपये की है, और मैनकाइंड फार्मा ये कह रहे हैं कि मैंने 2300 रुपये के रेट पर लिया हुआ है। सवाल ये है कि इन तीनों स्टॉक्स में बने रहें, क्योंकि लॉस हो रहा है अदानी ग्रीन में तो दिख रहा है, बाकी दोनों के मैं प्राइस देखता हूँ, या फिर ये कह रहे हैं कि मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए। मैनकाइंड मुझे याद आया, 2300 रुपये तो टारगेट दिया था मैंने मैनकाइंड, पहला टारगेट था आपका, याद और है वहीं मुझे। से गिरा। हाँ जी, मुझे मैनकाइंड ही याद आया बस, क्योंकि 2300 था उसका पीजी, उसके बाद ही गिरा था वो, तो वो भी याद है। वेल, का सब आप बहुत नीचे आ चुके हैं, और मैं घुमा फिरा के, मतलब आई नीड टू बी वेरी क्लियर कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको एवरेज तो करना नहीं है पहली बात, क्योंकि मैनकाइंड फार्मा में एक मौका था जो कि उस समय ट्रेड हो गया और उसको टूटना नहीं चाहिए था वहां पर, तो ये टूटा है, तो देयर इज समथिंग जो मार्केट
कुछ तो है जो मार्केट को रिजल्ट्स के मोर्चे पर या जो भी है कुछ तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिलहाल के लिए 2050 पर है। अगर आप एक नो वैल्यूएशन भी इसका एक पार्ट है, तो इसीलिए लग रहा था कि गिरा क्यों। सेक्टर 30 के लगभग पर है मल्टीपल्स पर, स्टॉक अभी 48 के मल्टीपल्स पर है, तो ये एक बड़ा कंसर्न है उसके लिए। दूसरा, नेट प्रॉफिट जो कंपनी में डिक्लाइन हुआ है ईयर ऑन ईयर 21% से, तो ये वैल्यूएशन जस्टिफिकेशन नहीं आ पाया, तो इसीलिए लुढ़क गया और अभी और लुढ़केगा। तो मेरे हिसाब से 2050 पर है। इफ यू कैन मेक एन एग्जिट पीसफुली तो आप निकल जाओ फिलहाल के लिए। यहाँ से आपको 1950 का भाव दिखेगा। दोबारा वेट एंड वॉच कर लो, 100 पॉइंट दूर है, लेकिन आपकी एंट्री और बेहतर हो सकती है। तो जो आपकी बाइंग 2300 की है वो कहीं ना कहीं आपको 100 पॉइंट डिक्लाइन में लेकर के आपका बेटर प्राइस बन सकता है एंट्री वाला। बट अभी के लिए ये 1950 के लिए रेडी है। सो तो मतलब आप कह दिस रही हैं इज कि द व्यू अबाउट। ऑलमोस्ट 250 रुपये के आसपास का लॉस हो रहा है, लेकर निकल जाएं? फिलहाल के लिए निकल जाइए, क्योंकि देखिए प्रॉफिट नहीं है, वैल्यूएशन भी बहुत एक्सपेंसिव है, और उसमें भी जब आपके पास ट्रिगर बहुत ज्यादा वैसे वाले ना हो कि हाँ भाई हाथों हाथ कुछ भी उठा लो सब चला जाएगा, तो वैसी वाली सिचुएशन नहीं है मार्केट में। यू गॉट टू बी एक्सट्रीमली पिकी, आपको चुन चुन के ही उठाने हैं चीजें। अभी नहीं उठाओ तो चलेगा एक बार, लेकिन अगर गलती से कुछ गलत उठा लिया तो इस मार्केट में वो पेन थोड़ा ज्यादा बढ़ सकता है। तो फेयर इसी इनफ। चीज को मैं ध्यान में रख के ये बात बोल रही हूँ। नाउ ग्लेनमार्क है, जो कि ग्लेनमार्क अभी आपकी इनकी बाइंग कितने, ग्लेनमार्क में भी 2100 की बाइंग है, राइट? 2109 रुपये। या हाँ, तो यहाँ पर भी देखिए आपका 2108 रुपये, सॉरी। इमीडिएट, यस, चल जाएगा। तो यहाँ पर आप एडिशन मत करिए, एग्जिट भी मत करिए, चल जाएगा लेकिन टाइम बहुत लगेगा। आपका टाइम यहाँ पर लगभग आप मान के चले कि आपको, मैं इसको जहां तक मैं समझ पा रही हूँ कि 3-4 महीने तो ये आपको सिर्फ 1650 से लेकर के 1900 के रेंज में ही चलेगा, 3-4 महीने। एंड उसके बाद में कहीं जाकर के आपको एक मौका मिलेगा कि आपको 2100 और लगभग फिर आपको 2300 के भाव टारगेट के तौर पर दिखा सके। अब ये टारगेट आने को हो सकता है 2 क्वार्टर लगे या 1 क्वार्टर लगे, आई कांट से, बट नेक्स्ट 3 मंथ्स तो मुझे दिख रहा है कि आपको 1700 के आसपास से 1900 के आसपास ही दिखेगा, मोस्ट लाइकली, वेरी वेरी लाइकली। तो अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो ही आप उसके लिए होल्ड करो। बाकी साल भर का नजरिया अगर मैं रखूं तो टारगेट आ जाएगा, आपको एक प्रॉफिटेबल एग्जिट बन जाएगा। बट डिपेंड करता है कि आपका, जब आपने इसमें पैसा डाला ग्लेनमार्क में, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, ट्रेडिंग थी या इन्वेस्टमेंट था। इन्वेस्टमेंट के लिए बुरा नहीं है, 200 दिन के एवरेज के आसपास ना अमूमन अच्छे स्टॉक्स थोड़ा टाइम पास करते हैं बट चल जाते हैं। ओके, और तीसरा नाम था अदानी ग्रीन का। अडानी ग्रीन पर मैं एक पॉजिटिव आउटलुक लेकर के चल रही हूँ। आपकी बाइंग 1000 के ऊपर की है, बट आज ये 1050। 830 पर आया हुआ है। हाँ जी, आप ये 830 पर आया है। मैं एक बहुत ही स्लो पेस पर, मेरा व्यू ये है संदीप जी कि यहाँ पर अगर हमको 850 से लेकर के 750 के लेवल तक बाइंग मिले ना, करना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्टॉप लॉस हो जाता है बहुत छोटा, 650 का सिर्फ। और जो टारगेट की पॉसिबिलिटीज बनती है आपका, जो आपकी एंट्री के नीचे है, वो 1020 का एक पहला भाव बनता है एज अ टारगेट जो यहाँ खरीदेंगे, तो वहां जाकर के लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। देन नेक्स्ट एक फेज होगा जहां पर इसको 1200 तक का एक भाव मिल सकता है, और इसके लिए जो समय सीमा लगनी चाहिए, एक दायरा, वो लगभग 3 क्वार्टर्स का होगा। हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट का एनर्जी को लेकर के फोकस है, तो एक्स्ट्रा पुश तो रिन्यूएबल चीजों को नहीं मिला, लेकिन दिख रहा था कि माइनिंग, रेयर अर्थ एनर्जी, क्योंकि डेटा सेंटर बढ़ेंगे तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये एक चीज है, फिलहाल आप इसको होल्ड कर लीजिए। अगर पैसे हैं तो ही ऐड करो, अगर नहीं है तो सिर्फ टाइम दे दो, टाइम भी आपको इसमें एग्जिट दिलवा देगा एक प्रॉफिटेबल। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, ये होगी इन तीनों शेयरों की बात। 2 फार्मा नेम है और एक अदानी ग्रीन का शेयर था। शंकर सिंह जी का सवाल ले रहा हूँ, ये 6 महीने से हमारे प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं कि संदीप जी अम्बाला जी प्रणाम। JSL 800 क्वांटिटी है इनके पास, 800 रुपये के रेट पर कह रहे हैं कि 400 शेयर हैं। JSW स्टील 1200 रुपये के रेट, 1200 रुपये के रखे हुए हैं इन्होंने शेयर। और उसके अलावा टाटा स्टील ये कह रहे हैं कि 190 रुपये का प्राइस है। इनमें बने रहें या फिर कहीं और शिफ्ट कर लें। और अनंतराज भी इनके पास है। चलो अनंतराज की बात तो हम आगे करते हैं, मैं बजिंग स्टॉक्स में इसको डिस्कस करता हूँ आगे। आप मैम इनको ये JSL और JSW स्टील और टाटा स्टील पे राय दे दीजिए। JSL अभी 870 पर चल रहा है, वही 770 के आसपास है। यही तो उनकी 1200 की खरीदी कैसे हुई, जैसे 800 इसमें 800 कॉर्पोरेट रुपये पे, एक्शन हुआ था। हाँ 800 फिर रुपये ठीक पे है। मैम।
फिर ठीक है, फिर ठीक है, तो फिलहाल आप इसमें बने रहिए। देखिए, एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पर, स्टील इंडस्ट्री में डिप मिले तो खरीद लीजिएगा, क्योंकि स्टील, निकल, इन सब का कंट्रीब्यूशन अभी हमारे मेटल्स की इस बुलरन में, जो मेटल्स का अपसाइड मूवमेंट आया था, उतना नहीं आया। हम्म। दूसरा चीज, एक और चीज इंसाइट हमको मिलती है कि जो इंडियन डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन बोलिए, सप्लाई बोलिए, जो भी आपको नाम लेना है, 2-3 महीने पहले या पिछले साल में दो ऐसे इवेंट आए जिसमें गवर्नमेंट ने स्टील की कंजप्शन को इंडियन मार्केट में, जो चाइना से सीधा सीधा, जो चाइना से जो स्टील आता है उसको कंट्रोल्ड रखने के लिए, और जो इंडिया में जो प्रोडक्शन है उसको संभालने को, उसको बूस्ट करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए कुछ कदम लिए थे। तो वही नजरिया आगे भी कंटिन्यू होगा, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री, अगर आप कैपेक्स इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, एक ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर आप कैपेक्स इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, तो यू विल ट्राई कि आपका जो, जितनी बड़ी रिक्वायरमेंट आपको, सीमेंट हो गया, स्टील हो गए, वायरिंग हो गई, आप इंडिया से सोर्स करने की ही ज्यादा कोशिश करेंगे, तो इस हम्म। इंडस्ट्री को सपोर्ट मिल सकता है। तो उस चीज को आप ध्यान में चाहें तो रख के, एक किसका किससे असर होगा, उस चीज को अगर आप ध्यान से समझें, तो शायद ये इंडस्ट्री आपको एक फायदा बना करके दे सकती है। आप उसमें वायर्स को ले सकते हैं, आप उसमें स्टील को, सीमेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। ओके। नाउ जेएसएन जो आज 770 पर है, मैं एक सलाह यही देना चाहूंगी कि आज अगर आपका 800 के ऊपर का बाय है, तो हम्म। आप थोड़ा बहुत एडिशन कर लो, आज नहीं तो कल, बट 750 के आसपास ये और अच्छा बाइंग है मेरे लिए तो। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप, कोई भी दूसरे भी लोग जो देख रहे हैं, वो वहां पर थोड़ा बहुत बाई कर सकते हैं फ्रेश। आप चाहें, जिनके पास ऑलरेडी है, वो यहाँ पर थोड़ा बहुत 750 के आसपास एडिशन कर सकते हैं, विद दी एक्सपेक्टेशन कि हमें यहाँ कम से कम 930 रुपए का एक पहला टारगेट दिखेगा, और ये 6 महीने का ही व्यू है। और दूसरा टारगेट लगभग आपको 1100 का दिख सकता है, और ये 1.5 साल का व्यू है। तो आप देख लीजिए, अगर आपके रिस्क एपेटाइट में सुटेबल हो, मैंने इंडस्ट्री समझाई है इसीलिए ताकि आप इसको समझ लें, ये इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही है। रही बात स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस आप यहाँ पर 660 रुपए का मेंटेन करके ही चले, एडिशन कर रहे हैं तो भी, नहीं कर रहे हैं तो भी। ठीक है। ये जेएसएल की बात होगी, इनके पास टाटा स्टील भी है मैम, जेएसडब्ल्यू स्टील भी है। जी, जेएसडब्ल्यू स्टील 1200 रुपये पर और टाटा स्टील का प्राइस 190 रुपये पर है। आप कह रही हैं कि स्टील वाले स्टॉक्स को भर लीजिए। अभी टाटा स्टील 2 दिन पहले ही ना 200 रुपये का लेवल भी पार किया था, पहली बार भरना ऐसा हुआ नहीं था है, कि भरना 200। नहीं है, पूरा नहीं भरना है। मैंने इस वाले स्टॉक में भी और 50 पॉइंट, 20-30 पॉइंट और नीचे आने की बात की है। तो थोड़ा सा हम्म। स्टॉक देखो, जैसे सेल है, सेल अभी और घटेगा। जैसे हम्म। मिधानी है, मिधानी को ले सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील का कंट्रीब्यूशन उतना आया ही नहीं, अभी बहुत अच्छे कंसोलिडेशन पेज पर है, तो इसमें हम एडिशन कर सकते हैं। टाटा स्टील 186 पर है, 170-75 के आसपास उसमें बाइंग कर सकते हैं। ऐसा है, हम्म। मतलब स्टॉक वाइज व्यू है। टाटा स्टील, वही मैं कह रहा हूँ कि टाटा स्टील अगर आप कह रही हैं अगर कि खरीदना चाहिए इन लेवल्स पर, तो 202 रुपये पर भी चला गया था मैम, ये अभी 200 का लेवल भी इसने पार किया था। 126 रुपये पर, 186 रुपये पर ले लें या फिर धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें? 175 का तो वेट बिल्कुल करना चाहिए संदीप जी, और आ जाएगा। अच्छा। तो ठीक। इम्पल्सिव मूवमेंट से बचिए, क्योंकि महंगा खरीदने से ना परेशानी ही होती है कई बार। बस इतना ही है शॉर्ट में ही, कि महंगा खरीदने से बड़ी परेशानियां होती है, क्योंकि फिर अगर आपकी वैल्यू देखिए, फंडामेंटल्स विल ऑलवेज टेल यू कि हमको ये खरीदना है, राइट, बट टेक्निकल्स हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि कब खरीदना है। तो अभी ये स्टॉक प्राइस राइज, एवरेज प्राइस, एक होता है ना एक ट्रेंड कि भाई ठीक है, एक प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस इतनी हो तो अच्छी बात है। तो इसमें मुझे हम्म। लगता है कि 175 का वेट करना चाहिए। अच्छा। ठीक है। ओके। और जेएसडब्ल्यू स्टील 1200 रुपये पर इनकी खरीद है। ठीक है, तो जेएसडब्ल्यू स्टील आपका 1200 का है, और ये अभी 1200 के लगभग ही है, तो इसमें कुछ हुआ नहीं कुछ खास। बाकी अगर आपका नजरिया है, मैं इसमें एडिशन करने के लिए भी आपको नहीं बोलूंगी, क्योंकि एक स्टॉक में ऑलरेडी आप एवरेज होने की कोशिश करेंगे ही, वो ज्यादा बेटर है। इसको आप एज हम्म। इट इज होल्ड कर लीजिए। यहाँ पर आपको लगभग जो भाव मिलेगा, अगर मुझे 2 महीने का एक टारगेट देना चाहिए, तो वो 1325 के आसपास होगा। बट इफ आई नीड टू से अबाउट अ ईयर टारगेट, तो इट विल बी क्लोज टू 1500। तो एक साल की नजरिया और एक एक 2 महीने का नजरिया, दोनों टारगेट आपके सामने है। रही बात स्टॉप लॉस, तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पर 1050 का मेंटेन करके चलना ही है। ठीक है। ओके। परफेक्ट है। एक ना मैम आशु कुमार जी का सवाल है, ये भी हमारे प्राइम मेंबर है, 6 महीने से कह रहे हैं कि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और मेरे पास ग्लैंड फार्मा के 500 शेयर हैं 1800 रुपये के रेट पर। अभी रिजल्ट्स भी आए थे आई थिंक इसके फ्राइडे की शाम को।
इन्फो एज के 400 शेयर हैं 1050 रुपये के रेट पर, और बंधन बैंक इनके पास 2000 शेयर है मैम 224 रुपये के रेट पर। कह रहे हैं कि अगर मेरा 1 साल का नज़रिया है तो क्या ये इज इट गुड टू होल्ड फॉर नेक्स्ट 1 ईयर? बंधन बैंक क्यों नहीं दिख रहा? अच्छा ठीक है, मैं पहले एक बार स्टॉक लिस्ट रेडी कर लेती हूँ संदीप जी। ग्लेनमार्क ग्लेन है, फार्मा, बंधन बैंक है। ग्लेन फार्मा, इन्फो एज और बंधन बैंक। ओके, इन्फोएज, इन्फोएज तो ठीक ही है। इन्फोएज अपना नौकरी है ना? जी जी जी। यस, ओके। तो मेरे सामने अभी बंधन है और आपने नजरिया रख दिया कि आपका 1 साल का आउटलुक है, तो 1 साल के आउटलुक पर बंधन बैंक इज वेट एंड वॉच, और आराम से आप इसको होल्ड कर सकते हैं। नो फ्रेश एडिशन, अभी चल रहा है 147-46 की रेंज में। 1 ईयर का टारगेट जो मुझे लगता है आपको 175 का तो आ जाना चाहिए, 1 साल का टारगेट है। बाकी अगर ये सस्टेन हो जाता है, इस 1 साल में अगर दो कुछ मेजर चीजें मार्केट से ट्रिगर आ जाए, मैं एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ आ जाए तो बहुत बढ़िया, कि अगर हमारी ट्रेड पैक अच्छी हमारे टर्म्स हमारे फेवर कंडीशन में भी हो जाए तो मार्केट में रिबाउंड आ जाएगा और वो सस्टेनेबल रिबाउंड होगा। तो यही एक सबसे बड़ा ट्रिगर बचा है मार्केट में और इसी को हमको क्लोजली वॉच भी करना है। तो अराउंड दिस अगर 170-75 का आप टारगेट देख रहे हो, नहीं भी आए तो भी आएगा। अगर अच्छा कुछ आ गया मार्केट में तो ये हो सकता है कि 200-210 तक भी चला जाए। तो ये आपको एक पॉजिटिव आउटलुक के तौर पर, एक बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप इसको फिलहाल रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक है ग्लैंड, जो कि अभी चल रहा है 1872 के आसपास में। प्लीज होल्ड इट। और अभी यहाँ पर जो भी कंसोलिडेशन फेज वगैरह जो भी आपको बोलना है, उसको जो भी नाम देना चाहे आप दे सकते हैं। बट यहाँ पर दो चीजें मुझे बहुत अच्छी लग रही है। एक कंपनी अभी अभी हमने बात की थी, फार्मा की ही थी, लेकिन वहां पर प्रॉफिट नहीं था, 21% का नेगेटिव प्रॉफिट था और सेक्टर से महंगी भी थी। अब उसी की जगह पे दूसरी कंपनी है जिसका सेक्टर से ये भी महंगी है 1.5 गुना, लेकिन इसमें यहाँ पर प्रॉफिट है। तो आपका प्रॉफिट आपकी एक्सपेंसिवनेस को जस्टिफिकेशन दे देता है। तो वही चीज के तर्ज पर आप ग्लैंड में अभी रुक सकते हैं। 1871 पर है। पॉसिबल टारगेट चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, विच इज वेरी लाइकली 1 महीने में जो एक पॉसिबल टारगेट है 1970 का मिल सकता है आपको 1 मंथ के अंदर में। बाकी अगर आप चाहें तो 2350 के लिए भी इसको साल भर के नजरिए से रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देन आपने बताया है नौकरी। नौकरी पे तो बजट बात कर भी रहा था, टू बूस्ट एम्पावरमेंट। तो नौकरियां होंगी तो पोर्टल्स पर ही अपलोड होंगी, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। बट दिस इज हाउ आपको डॉट्स पकड़ने हैं, आपको एक एक चीज को जोड़ना है और देखना है कि क्या कहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। तो इन्फो एज आज चल रहा है आपका 1225 के आसपास। तो यहाँ पर एक स्लो मोड पर, नॉट सो एग्रेसिव। अगर आपकी बाइंग नहीं है, मैंने वो पार्ट मिस कर दिया कि नौकरी पर आपकी बाइंग ऑलरेडी है या नहीं, लेकिन अगर आपकी बाइंग नहीं है तो ऑल द व्यूअर्स फॉर दैट मैटर, आप यहाँ पर नौकरी में 1150 के आसपास से खरीदारी की एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी को देख पाएंगे। एंड आई डाउट कि क्या ये 1150 आएगा। उतना नहीं लग रहा है कि आ ही जाएगा। तो आप चाहें तो थोड़ा बहुत यहाँ पर खरीदें, लेकिन अगर 1150 आता है तो वहां तो खरीदे ही खरीदे वाली कंडीशन है। रही बात साल भर के टारगेट, 1370 रुपए का एक पहला टारगेट मुझे दिखता है जो आ जाएगा। देन इट इज स्ट्रेस्ड 1500 तक का 1 साल का व्यू है। ठीक है, इन्होंने 1050 पे लिया हुआ मैम, 400 शेयर हैं इनके पास। ये अगर बने रहे, आप 1500 के टारगेट की बात करें तो एक स्टॉप लॉस दे दीजिए इनको। आपकी बाइंग 1000, ठीक है, तो आप 1050 के आसपास लिया है तो आप 1000 का ही स्टॉप लॉस मेंटेन करें ना, लेट्स नॉट टेक एनी लॉस। बट 1370 का वेट जरूर कीजिएगा और 1500 के लिए ट्रेल करिएगा। 1000 रुपये का स्टॉप लॉस? हाँ, यस। 250 रुपये नीचे? अब बाइंग ऊपर की है ना, देखिए मैं बात ही कर रही हूँ ना कि मैम 1150 के आसपास 1050 की, चांसेस है। 1050 की इनकी बाइंग है, स्टॉक 1250 रुपये चल रहा है। 1050, तो प्रॉफिट। 1050 की बाइंग है, मैंने 1000 रुपए का स्टॉप लॉस बोला है। हाँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ मैम, 250 रुपये नीचे स्टॉप लॉस। यस, अरे क्योंकि क्योंकि आपको अगर 1300 रुपए चेज करना है। 1370 आपका टारगेट है। देखिए आपको हाँ बाय द टाइम
बाय द टाइम 1150 के आसपास आएगा तो लोग और बाय करेंगे। अभी आप पूछेंगे कि क्या मैं यहाँ पर इतना लॉस लूं या फिर ऐसा क्यों नहीं कि मैं यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर लूं, योर कॉल। क्योंकि मुझे तो यहाँ पर 1370 का टारगेट आते हुए बहुत आसानी से दिखता है 3 मंथ डाउन द लाइन में, लेकिन अगर 1 साल का नजरिया रखें तो 1500 तक का टारगेट आ सकता है। सो इट डिपेंड कि आपका आप 10-15-20% का आप प्रॉफिट देख रहे हो या फिर आप होल्ड कर सकते हो, 50% तक के लिए होल्ड कर नहीं, सकते हो। मेरी इट्स लाइक प्रॉब्लम दैट। ये है मैम, आप मेरी ना थोड़ी फीलिंग समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं इनकी जगह होता, अगर मैं 1050 पे लेके 1226 का प्राइस दिख रहा है, मैं ये 150-1.25 रुपए का मुझे प्रॉफिट जो मिल रहा है उसको छोड़ के मैं अपनी कॉस्ट के 50 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा लूँ, प्रॉफिट भी छोड़ दूँ और 50 रुपए नीचे तक भी चला जाऊँ। मतलब लॉजिक नहीं समझ आ रहा है मैम। ठीक है, तो एक काम करिए अभी, क्योंकि 1150 तक तो आएगा, बिल्कुल आ जाएगा लगता तो है, तो यहाँ पे निकल अच्छा। जाइए, फिर दोबारा एंट्री बना लीजिएगा, क्योंकि ये हाँ, आएगा उससे। यहाँ से रिबाउंड होते हुए 1370 नहीं जाएगा, पहले इट हैज टू मेक अ फॉर्म, इसको एक बेस अच्छा, बनाना ही पड़ेगा। सेक्टर अभी स्टॉक में और डिक्लाइन पॉसिबल है, तो मैं उसको मैं उसको नहीं रोक सकती, वो तो आना है। इट्स लाइक ठीक दिस। है, फेयर इनफ मैम, ठीक है। एक ना हिंदुस्तान जिंक को लेकर हमारे नए मेंबर हैं अजीत जी, उनका सवाल आया, कह रहे हैं कि 270 रुपये पर मैम मेरे पास हिंदुस्तान जिंक 270 रुपये पर। ओके, 270 रुपए पर, वाओ कंग्रेचुलेशंस। बट सही बोला है ना आपने, 270 ही वही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये टाइपो नहीं है ना मैम, तो फिर तो बहुत ही शानदार प्राइस पे इन्होंने ले रखा है। अब अगर ये बहुत पहले लिया हुआ है, बहुत सही प्राइस पे लिया हुआ है, अभी भी कह रहे हैं कि मैं 2 से 3 साल होल्ड कर सकता हूँ इसको, व्हाट शुड आई डू? बिल्कुल, प्लीज होल्ड। मैं मेटल्स 2026 से जो डिक्लाइन आया है ना, दिस इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मेटल्स डेफिनेटली यहाँ से अगर आप लेंगे तो 10 से 25% मैक्स डिक्लाइन पॉसिबल है। कुछ कुछ स्टॉक तो 40-50% तक टूट गए हैं, तो यहाँ से जीरो तो नहीं होने वाला। तो अब क्योंकि वर्टिकल रैली थी तो वर्टिकल डिक्लाइन भी आता है, तो अभी यहाँ पर एक पॉसिबिलिटीज है कि मुश्किल से आज खरीदने वालों की बात करेंगे, चलिए आज खरीदने वालों को 10 से 25% का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। सो आपकी बाइंग बहुत अच्छी है, तो आप बिल्कुल इसको होल्ड कर लो। साल दर साल के हिसाब से स्टॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रेयर अर्थ मिनरल पर बात की इस बार गवर्नमेंट ने, ध्यान से इस चीज को समझे कि माइनिंग वर्ड आया है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि फ्यूचर में कुछ नए टाइप्स, नई प्रोजेक्शंस हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि सब बातें बजट में ही हो, अगर लगे उनको तो वो पार्लियामेंट में बिल के दौरान भी कुछ बोल सकते हैं। तो माइनिंग विल बी इन द फोकस। माइनिंग से आते हैं मेटल्स, एनर्जी, तो ये फोकस में रहेंगे। ये जो डिक्लाइन आया है, ऑल द व्यूअर्स जिनके पास ये अभी है 270 पर, आप तो प्लीज होल्ड करो ही। ऑल द व्यूअर्स बी रेडी विद योर पॉकेट्स कि आपको 10 से 25% के बाद मेटल्स खरीदने चाहिए। ओके। यस। माफ कीजिए, मैं ना इस सवाल को दूसरे तरह से पूछता हूँ। अब हुआ हाँ क्या जी। मैम, हिंदुस्तान जिंक, एक बार ना चार्ट दिखाइए इसका। हिंदुस्तान जिंक आज आप देखेंगे, आज इसने लो टच किया 560 रुपए के आसपास का, अभी ये 592 रुपए के आसपास चल रहा है। चांदी में जिस तरह का करेक्शन हुआ है मैम, एक बार अगर आप चांदी के प्राइस भी दिखा दीजिए, इसी टर्मिनल पे आपको मिल जाएगा। तो चांदी मैम 4,20,000 के आसपास थी, आज उसने 2.5 लाख के आसपास का जो लेवल है ना वो भी टच किया है, उसके नीचे के ही लेवल यस। 2,35,000 आपके सामने ये प्राइस है। तो 4,20,000 वाली चांदी 2,35,000 आ गई मैम, लेकिन हिंदुस्तान जिंक में कोई बहुत बड़ा करेक्शन उस हिसाब से नहीं हुआ जितना चांदी में हमने देखा है। नो डाउट ये स्टॉक भी ऊपर से करेक्ट होकर आया, 700 रुपए के ऊपर था, अभी 600 रुपए के नीचे है। तो क्या ये बार्गेन बाइंग चल रही है, या फिर आपको लगता है कि चांदी की जो कीमतें इतनी ज्यादा गिरी हैं उसका ज्यादा इंपैक्ट स्टॉक में नहीं होना चाहिए? देखिए चांदी वाला नहीं होगा, लेकिन ये स्टॉक एक पुल बैक मूवमेंट पर है अभी। ये उतना ठीक है। अभी स्टॉक का नेचर एक थोड़ा सा अलग ही होता है। देखिए चांदी ने, अगर आप इंडेक्स लेवल पर बात करें तो एक अलग ही रिटर्न दिया है, स्टॉक की बात करें तो उसने रिटर्न ही, जो जितना चढ़ता है, मैं इसको और सिंपलीफाई वे में एक्सप्लेन करती हूँ, जो ठीक है। जितना चढ़ता है परसेंटेज वाइज, उसमें करेक्शन भी उतना ही आ सकता है। सो सेइंग दिस, यहाँ पर अगर हम देखेंगे दिसंबर से अभी तक जो हाई बना है, मतलब दिसंबर के बाद वाला जो हाई बना है, लगभग लगभग 55% का अपसाइड मूवमेंट चांदी आपके हिंदुस्तान जिंक ने दिया है। एंड फ्रॉम देयर, अभी ये जो करेक्ट होकर के बैठ गया है, जो करेक्शन है ये, अगर कोई भी डिप आपको 20% से ज्यादा होता है, सो सुटेबल वर्ड इज करेक्शन। तो ये लगभग 25% करेक्ट हो गया था कल तक, अभी वापस से हमको रिबाउंड देखने के लिए मिल रहा है, बट दिस इज नॉट सस्टेनेबल। आपको इसमें और वेट करना चाहिए। बहुत अच्छा होगा कि अगर ये हमको 30% एक नेट नेट अपने पुराने टॉप से 30-32% के डिप पर मिल जाए,
बहुत बढ़िया रहेगा। तो फिलहाल के लिए, क्योंकि चांदी के साथ साथ हिंदुस्तान जिंक जैसे सिल्वर की एक अलग गिरावट है, जिंक का एक जो भी प्रोडक्शन होता है जिंक जैसे मटेरियल का, उसकी और भी एप्लीकेशंस है। आप फार्मा में है, ब्यूटिफिकेशन एंड ऑल, लेकिन है। तो वो वाला डिप जो है एक्सट्रीमली जो चांदी वाला है, वो शायद आपको यहाँ ना मिले एग्जैक्ट वाला परसेंटेज वाइज, लेकिन इसमें भी अभी जगह है। तो अभी आप थोड़ा सा रुक जाएंगे और अच्छे डिप मिलेंगे। लाइक आई सेड कि करंट प्राइस से कुछ स्टॉक्स आपको 10%, तो कुछ स्टॉक्स आपको 25% तक टूटते हुए दिख सकते हैं। सो टू बी स्पेसिफिक, हिंदुस्तान जिंक आज आपके 590 पर आया है। अगर आप आज खरीदोगे सो बी रेडी कि आपको 14-15% का डिप कभी भी दिख सकता है। ऐसा भी हो सकता है लिए बराबर गिर गया। सो वैसी सिचुएशन में आप नहीं पड़े, कोशिश ही वैसी करो वेट एंड वॉच वाली कि आप रुक जाओ, थोड़ा रुक के खरीदोगे तो कोई बुराई नहीं है। एंड इन माय ओपिनियन हिंदुस्तान जिंक इज लाइकली टू कम, आई एम सेइंग विद अ वेरी utmost sincerity कि आपको 490 के आसपास ये दिख जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो बस। 490, ओके, मतलब पिक्चर अभी बाकी है गिरना, और इसका बाकी है 700 रुपये इनफैक्ट के पुल ऊपर बैक से। में ट्रेड करने की हर बार एक बड़ी अच्छी सी लाइन कल हमने मार्केट में जब लाइव सेशन में थे बोला था ना मैंने, कुछ हर उछाल, मैं वापस से वर्ड टू वर्ड दोहराऊंगी उसको, वो जरूरी है कि हम उसको समझें। हर गिरावट डिजास्टर नहीं होता, हर उछाल मौका नहीं होता। हर गिरावट डिजास्टर नहीं होता, हर उछाल मौका नहीं होता। ये वही उछाल है जिसको हमें इग्नोर करना है। जो पेशेंस से स्ट्रैटेजी को समझे वो कभी मार्केट से नाराज नहीं होता। तो फिलहाल ये जो जो उछाल है ये पेशेंस से सस्टेनेबल नहीं है। स्ट्रैटेजी को समझे, पेशेंस से स्ट्रैटेजी को समझे, वो मार्केट से कभी उदास नहीं होता, यस, नाराज नहीं होता। नाराज उदास तो नहीं होता है डेफिनेटली, लेकिन नाराज नहीं होता। चल ठीक है ना। उदास तो ठीक है, होता है। मतलब आप इसीलिए पेशेंटली काफी समझाती हैं पेशेंस से। मैं बहुत कोशिश करती हूँ। देखिए पता है संदीप जी, एक बहुत अच्छा फीडबैक आया था। मैं चलिए मौका दिया है आपने, आधा सेकंड ही लूंगी, उससे ज्यादा नहीं, कि मैम आपके जो ट्रेड्स होते हैं ना बहुत ही स्ट्रेस फ्री ट्रेड लगते हैं। तो मैंने उनको बोला भैया सारा स्ट्रेस मैं मेरे अंदर लेके आपको फिल्टर्ड स्टेटमेंट्स देती हूँ तो आपके पास तक या तो क्या आपके बात है। पास जो आउटपुट आता है वो स्ट्रेस फ्री आता है। मेरी डॉक्टर मेरे पीछे पड़ी है कि विजय आप थोड़ा कम स्ट्रेस लो, आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा ज्यादा दिखता है, तो आप थोड़ा कम हो मतलब ट्राई टू बी कंट्रोल करो। बट मैं कैसे बताऊं उनको कि मेरा जो प्रोफेशन है इट इज हाईली रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन एक्चुअली। सो कोई भी स्टेटमेंट बहुत मैटर करता है, क्योंकि लोग बड़ी आशा से पूछते हैं सवाल कि हमारे पैसे का पैसा लगा है ना, पैसा लोग परिवार के लिए कमाते हैं। सो आई अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली। चलो ठीक है, तो तो कमिंग बैक टू आपका द हिंदुस्तान जिंक। आपका ये जो आपने नाम रखा है ना आपकी संस्था का, जो आप अपनी ये ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं, एसएमटी नहीं होना चाहिए, तो फिर तो एसएफटी होना चाहिए था, स्ट्रेस फ्री ट्रेड। थैंक यू। अच्छा, ये जब बात चल रही है ना मेटल्स की, मेटल में लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। मेटल के प्राइजेस जिस तरह से करेक्ट हुए, हो जैसे रहा है, मैंने हो आपको रहा है। कहा भी, चांदी की कीमतें 4,20,000 से अब 2,50,000 के भी नीचे आ गई हैं। इस तरह से सोना भी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ। इंटरनेशनल मार्केट में आई थिंक चांदी $120 का लेवल भी पार कर गई थी, अभी शायद $72-73 के आसपास के लेवल दिख रहे हैं। तो चांदी अच्छा में, करेक्ट सोने कर। में किस तरह का लेवल देखने को मिल सकता है? क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए? स्टॉक स्पेसिफिक फिर आपको किस तरह के मूवमेंट देखने को मिलेंगे, आपको क्या करना चाहिए? इस पर एक डेडिकेटेडली 2:30 बजे एक स्पेशल शो मनी 9 आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है। मेरे सहयोगी सिमरनजीत आपके साथ जुड़ेंगे और दो खास मेहमान होंगे जो कि कमोडिटी मार्केट्स को काफ़ी कीनली ट्रैक करते हैं, उसको वॉच करते हैं। अनुज गुप्ता जी होंगे और उसके साथ साथ अजय केडिया जी आपके साथ होंगे। तो सोने चांदी में जो भारी लॉस हुआ है, जो गिरावट हुई है, इसके मायने क्या हैं, अब आपको क्या करना चाहिए अगर आप सोना चांदी में निवेश करते हैं या फिर इससे जुड़े हुए स्टॉक्स में। तो एक खास कवरेज हमारी 2:30 पे 2:30 बजे आप हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। लाइव आपके लिए ये दोनों खास मेहमान होंगे आपकी रणनीति में आपको मदद करने के लिए, और आप अगर फंसे हुए हैं तो आपको उससे निकालने के लिए भी आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। खैर, हमारे लिए अब आगे बढ़ने का समय हो गया और हम बढ़ते हैं बाजिंग स्टॉक्स की तरफ। बाजिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे स्टॉक्स जिनमें आज खबरों का या फिर कल जो बजट के अनाउंसमेंट्स हुए उसके दम पर जो एक्शन बन रहा है उस पर हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहला नाम है बाजार से जुड़े हुए स्टॉक्स, यानी कि ब्रोकरेज हाउस वाले स्टॉक्स। खासतौर पे आप एंजल वन की बात करें, नुआमा की बात करें या फिर ग्रो की बात करें, आनंद राठी की बात करें,
एसटीटी बढ़ाने की जो बात की गई है ना डेरिवेटिव सेगमेंट में, उसका असर हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेज स्टॉक्स में काफ़ी उथल पुथल के रूप में देखने को मिल रहा है। 2 दिन में अगर आप देखें, ग्रो का स्टॉक जो 177 के आसपास था वो 157 रुपये तक लुढ़क गया, करीब 11% के आसपास का फॉल हमने देख लिया। एंजल वन आप देखेंगे तो 2615 से लेकर 2256 रुपये तक फिसला है। नोवामा वेल्थ, आनंद राठी वेल्थ, ये भी आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर्स, माफ़ कीजिए, इसमें भी हमने देखा है कि काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। फ्यूचर सेगमेंट में आप जानते हैं कि एसटीटी 0.02% से 0.05% कर दिया गया। ऑप्शन प्रीमियम पर एसटीटी 0.10% से 0.15%, और ऑप्शंस एक्सरसाइज करने पर जो एसटीटी लगता था 0.125%, उसे बढ़ाकर अब कर दिया गया है 0.15%। तो डेरिवेटिव्स में ये जो बड़ा एक हम देखते हैं ना कि वॉल्यूम आता है, उसको कर्टेल करने की या फिर स्पेकुलेशन को रोकने की एक जो मंशा के साथ कल एफएम ने ये कदम उठाया है, उसका बाजार के ऊपर और ब्रोकरेज स्टॉक्स के ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा असर देखा है। मैम, ये जो पूरा प्ले है ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। ये कल जो अनाउंसमेंट हुआ वित्त मंत्री जी की ओर से, ब्रोकरेज स्टॉक्स पे करना क्या चाहिए, स्पेशली ग्रो, एंजल वन जैसे? देखिए, डेफिनेटली इनके ऊपर डेंट तो पड़ेगा, बिकॉज ट्रेडिंग से जो ब्रोकरेज जनरेट होती है, मैं पहले इस पे इस चीज को एक और लेंस से हमको देखना चाहिए। पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि हमको कुछ रिलीफ मिलेगा, कि एफआईआई लौटे वगैरह, वो चलिए एक साइड की बात है, दैट्स डिफरेंट थिंग। वी वर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग एक चीज की, जो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी है उसको लीगलाइजेशन या फिर एसेट क्लास का कुछ दर्जा देंगे, कुछ ऐसी बात हो। यहाँ पे रोकर एक बैकफुट वाली बात। अब बैकफुट वाली बात ये हो गई कि जहां पर वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड, क्रिप्टो को लेकर के बहुत ही फ्रेमवर्क्स बना रहा है। हम आज भी ऑप्शंस को सिर्फ एक है, इट इज अ स्पेकुलेटिव सेगमेंट ओनली, लेकिन हम इसको पोर्टफोलियो से लिंक क्यों नहीं कर देते कि जिसके पास है वही हेज करे, मतलब वही उसको ट्रेड कर पाए। इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग दी परसेंटेज, आप उसको रोक ही दो ना, या फिर आप उसको पोर्टफोलियो से ही हेज के लिए, कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके पास में, कैश में आपके पास कुछ है इक्विटी में, तो ही आप उसको यूज कर पाओगे। मेक इट समथिंग लाइक दिस, रादर यू आर इंक्रीजिंग अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू योरसेल्फ। सॉरी, आई हैव टू से दिस, बट सो दिस इज नॉट समथिंग, मतलब आपने उस एंगल से इसको यूज किया कि हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल करने का एक और ब्यूटीफुल तरीका था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जो कि एक थोड़ा सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग वे हो सकता है इसको कंट्रोल करने के लिए, टू रियली वांट टू कंट्रोल इट नाउ। क्योंकि उन्होंने बाद में एक्सप्लेनेशन में बोला भी कि हम चाहते हैं कि लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा फोकस्ड हो, तो ठीक है ना, लिंक इट विद द पोर्टफोलियो, हो जाएगा वो काम आपका। बट वैसा नहीं किया गया है, दूसरे तरीके से उसको किया गया है कि हम इसमें इसकी कॉस्ट बढ़ा देंगे, चार्जेस बढ़ा देंगे, तो लोग इसमें कम आएंगे। ऐसा नहीं होता। अभी क्या होगा कि जिन लोगों को इस तरह के प्रोडक्ट की आदत है, देखिए मार्केट में जॉब्स कम है, पीपल आर सीइंग दिस इंडस्ट्री एज एन ट्रेडिंग, एज अ बिजनेस ऑल्सो, बट जो कि है नहीं। तो मार्केट में अभी क्या होगा कि जो रुझान है, हो सकता है कि लोग बाहर की मार्केट में जाकर के पैसा जलाना शुरू करें। जब मैंने बाहर की मार्केट बोला है, ब्लॉकचेन्स में एक डेटा मैंने रिसेंटली आई वाज रीडिंग, संदीप जी, कि इंडिया से बहुत सारे लोग ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करना लास्ट ईयर में शुरू कर चुके हैं, एंड इट्स अ बिग चंक, और ये बढ़ेगा। सो या तो स्टॉप ही कर दो ताकि लोगों को कुछ और ना मिले, बाकी ठीक है, इस पॉलिसी मेकर्स कॉल्स। बट यस, नाउ टू बी स्पेसिफिक कि इन कंपनीज के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो आपको जो भी कंपनीज खरीदनी है, थोड़े शॉर्ट टर्म में तो फर्क पड़ता है। जो पिछली बार कंपनीज ने एमटीएम, मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी देकर के, मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी का नंबर भी बहुत हद बढ़ा था पिछली बार, पिछले दो क्वार्टर के अंदर में, और ये तो तभी एक लाख हुआ बीस था हजार करोड़ जब हो ये गया था। इंक्रीमेंट हुआ था। यस, यस। तो अल्टीमेटली लोग तो अपने पैसे जलाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। अच्छा, मैंने सही वर्ड आप सुना था, मैंने सोचा था शायद मैंने गलत सुन लिया कि लगाने की जगह आपने जलाने बोल दिया, तो जलाने दूसरी बार आ गया, मतलब जलाने के लिए तैयार हैं। एग्जैक्टली क्योंकि देखिए, मार्केट है, ये इतना वॉलेटाइल बिजनेस है जिसमें मतलब प्राइस कंट्रोलिंग नहीं है आपके हाथ में। आपका प्रोडक्ट आप अपनी मर्जी के प्राइस पर नहीं बेच सकते, इट्स दैट काइंड ऑफ मार्केट। आपके पास है प्रोडक्ट बढ़िया, लेकिन आप बेच तो अपने भाव आप डिसाइड नहीं कर सकते ना। अनलाइक यू आर मेकिंग अ सूटकेस और अ कार और बॉटल और समथिंग एल्स, जहां से आप ये खड़े होकर बोल दे कि मैं अपने भाव को इसी पर बेचूंगा, आपका बायर, आपकी प्राइसिंग आपके कंट्रोल में नहीं है यहाँ पर। सो इस मार्केट में ट्रेड की जगह पर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश तो करो अच्छे अच्छे स्टॉक्स में, तो शायद थोड़ा बेटर बन जाए। बट ठीक है, मतलब इट्स लाइक कि टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं संदीप जी, जिनके पास, जिनकी जॉब्स लॉस्ट हुई हैं,
एंड पीपल आर लाइक कि हमें इस बिजनेस से कुछ कर सकते हैं क्या हम ट्रेडिंग को एक सीरियस इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग बिजनेस के तौर पर देख सकते हैं क्या मार्केट को। ऐसे भी लोग आते हैं जिनकी नौकरियां खो गई है। तो बट ये वैसा वाला इंडस्ट्री नहीं है, आप उसको प्लीज समझिए। सो अभी वापस आते हैं हम लोग इन्हीं सभी स्टॉक्स के बारे में। यहाँ पर इनके एमटीएम दे हैव ऑलरेडी यूज्ड, एमटीएम का जो एक हथियार था, शील्ड थी, दे हैव ऑलरेडी यूज्ड इट। मोस्ट ऑफ द जो भी ब्रोकर हाउसेस हैं, डिस्काउंट हो या फुल टाइम हो, अभी बहुत मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी कम में देने का लोगों की कोशिश की थी, और यही रीजन था ईटीएफ में बहुत सारे लोगों ने मार्जिन पर ईटीएफ खरीदे हैं। तो इन एनीवेज कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, रिटेल तो मर रहा है। तो रही बात इन स्टॉक्स को लेकर के, तो यहाँ पर आपका अभी आया है इनके मार्जिन पर आपको एक श्रिंक दिखेगा। उसकी तैयारी में आप इन स्टॉक्स को जितना हो सके, जैसे मेरे सामने अभी एंजल वन है 2350 पर है, यहाँ नहीं खरीदना है, जितना हो सके 2000 के आसपास खरीदो, वापस से एक अपसाइड की मूवमेंट बनेगी, बट अगेन इट इज गोइंग टू बी अ टेक्निकल प्ले। तो 2000 से 2022 2200 350 आ जाए, छोड़ दीजिएगा। स्टॉप लॉस वहां पर मेंटेन करना है 1950 का। एक और प्रोडक्ट है इस बीच में, जो एक्सचेंज है, एक्सचेंजेस को शायद शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत एक टर्बुलेंस मिले, बट वो स्टेबल हो जाएंगे। अब कंपनियां मरी जाएंगी, कुछ कंपनीज बच जाएंगी, कुछ कंपनी मर जाएंगी, लेकिन एक्सचेंज विल सर्वाइव। तो आप ठीक है। सीडीएसएल जैसे, एमसीएक्स जैसे, एनएससी जैसे अगर ये आते हैं, आप उनके ऊपर ध्यान रख सकते हैं। जितना मिले डिप में खरीद लो, क्योंकि ये तो स्टेबल, मतलब कंपटीशन नहीं है ना, इसलिए ये बच जाएंगे। ठीक है, ओके। और ग्रो पे आपकी क्या राय है? यस, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। ग्रो आज सुबह मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म पर ग्रो में एग्जिट करवा दिया है। 160 140 से 160 की रेंज में ग्रो में मैंने बाइंग रिकमेंड की थी। टुडे आप स्ट्रेटली कोई भी लोग यहाँ पर, आप ग्रो में जो आप हैं 140 45 या 160 वट एवर प्राइस यू आर इन, प्लीज टेक एन एग्जिट टुडे। और अभी जब मैं ये बात बोल रही हूँ, इट इज एट 159.65, क्योंकि बहुत चांसेस होंगे कि इसके नंबर्स देखने लायक है, कि देखते हैं कि अगले, ये वाला तो हो गया क्योंकि इसके बाद बढ़ा है ना, तो अगले 2 क्वार्टर हमको वेट एंड वॉच करना है मुझे, तो कि कितना असर पड़ रहा है। क्योंकि पूरा का ठीक पूरा है। जो इसकी क्लाइंटेल है, ग्रो का क्लाइंटेल ही वैसा है, ट्रेड वाला क्लाइंटेल है रादर की इन्वेस्टमेंट वाला। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट वाले जो लोग हैं वो थोड़े से इन्वेस्टर्स हैं, एचडीएफसी वाले जो लोग हैं वो इन्वेस्टर कैटेगरी के हैं, बट ग्रो वाले ज्यादातर ट्रेडिंग कम्युनिटी के हैं। सो डेफिनेटली वी गोना एक्सपीरियंस सम टर्बुलेंस इन देयर, या फिर डेंट इन देयर रिजल्ट्स। अच्छा, ठीक है, पॉइंट वेल टेकन। अच्छा, ब्रोकरेज के बाद ना आप जरा डिफेंस स्टॉक्स को भी देखिए एक बार। डिफेंस सेक्टर का जो आवंटन है वो बड़ा है इस बार बजट में, उसके बावजूद हमने देखा है कि आज खुले थे कुछ स्टॉक अच्छे, मतलब मजबूती के साथ, जैसे डेटा पैटर्न हुआ, एक दो स्टॉक और भी अच्छे हुए, लेकिन बाद में हाई लेवल से प्रेशर आ गया, उसमें बीडीएल भी एक नाम है। तो इनका जो आवंटन है उसमें 15% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, 7.85 लाख करोड़ के आसपास। तो डिफेंस में आवंटन अच्छा बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद शेयरों की पिटाई हो रही है। उसको लीड कर रहा है बीडीएल का शेयर, जो कि अभी भी 7.5% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। तो एलोकेशन वाला जो नंबर है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। मैम, जो एलोकेशन बढ़ा है उसके बावजूद शेयर गिर रहे हैं, क्या मुनाफा वसूली है, ये पहले से एंटिसिपेटेड था, या फिर कोई आपको लग रहा है कि वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न है जो प्ले आउट हो रहा है? दो चीजें हैं संदीप जी। एंटिसिपेटेड अगर आप थोड़ा ज्यादा दोगे तो 10 से 15% की तो सबको पता था कि इतना तो आएगा ही कम से कम। लोग, पीपल वर लाइक कि अगर 25% का इंक्रीमेंट आता है तो इट विल बी लाइक टेकन इन अ चेयर मोड, लेकिन जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर ही रही थी, बेयर मिनिमम उतना ही आया है। तो ये कंसर्न हो गया कि कुछ ज्यादा कैपेक्स आया है, लेकिन उतना नहीं जितना कि आपको एक चेयर मोड पर ला करके खड़ा कर दे एज एन मतलब पहले से इन्वेस्टर। और डिस्काउंटेड है दूसरी ये चीज, चीज, जो नंबर आया है। एग्जैक्टली जी। तो 15% के आसपास, अप इनफैक्ट 18%, 12 से 18% की एक्सपेक्टेशन थी, कम से कम 12, बट ज्यादा से ज्यादा आपका 18% तक कैपेक्स आना चाहिए, मिनिमम वाली साइड में है। बहुत ठीक अच्छी है। बात होगी कि गवर्नमेंट अगर इसको 25 तक लेकर के जाए, लेकिन वहां तक तो गए ही नहीं। तो वो चीज ऑलरेडी प्राइस में आ चुकी थी। अब बात आती है कि ये जो इतना इंक्रीमेंट आया, वैल्यूएशन उसके हिसाब से उतने जस्टिफाइड नहीं है। जो भी स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है, जैसे कि बीडीएल की बात करें, डिफेंस का स्टॉक है, गुड स्टॉक है, लेकिन प्राइस क्यों गिर रहा है? कैपेक्स की बात हो गई, ऑर्डर बुक, एवरीथिंग इज वेल वेल अलाइंड, सब कुछ ठीक है, बट वैल्यूएशन पे कंफर्ट नहीं आएगा अभी। ये है 58 के वैल्यूएशन मल्टीपल्स पर स्टॉक सेक्टर, और स्टॉक आपका 80 के मल्टीपल्स पर खड़ा है। सो प्राइस सस्ता होगा, जो नंबर्स आएंगे, 1-2 क्वार्टर के जो नंबर्स आएंगे, उसके हिसाब से एक समीकरण बनेगी कि आप वापस से, आपको ये 55-56 के मल्टीपल्स पर, 50 से 60 के मल्टीपल्स पर जब भी आपको बीडीएल दिखे तब खरीदिएगा, अभी नहीं।
50 के मल्टीपल पर? यस, सेक्टर के आसपास होना चाहिए। अच्छा, नहीं मैं ना इसका चार्ट देख रहा था, आप इसका 6 महीने का चार्ट दिखा दीजिए या फिर 1 साल का चार्ट दिखाइए। 1 साल का चार्ट देखेंगे तो मैम 2021 के प्राइस से ये 1300 रुपये पर आ गया। तो उस समय क्या वैल्यूएशन थे जो बाजार को समझ आ रहे थे, जो 1200 या 1300 रुपये के आसपास नहीं समझ आ रहे? देखिए उस समय इट वाज लाइक अ वेरी फर्स्ट टाइम जहां पर इस बजट को लेकर के एक बार आपस में झगड़े हो गए थे। आई मीन एक सेंटिमेंटल बाइंग भी थी। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वैसे तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है, तो या तो फिर आप कहीं पर बॉम्ब वगैरह गिरवा दो तो नहीं नहीं स्टॉक्स नहीं चलने नहीं। लगेंगे कल से ही, लेकिन वैसा नहीं है। तो एक बार सेंटिमेंट बाइंग जो है ना, एक सीरियस इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही सही माहौल में आने की कोशिश करती है। तो माहौल फिलहाल के लिए या तो कुछ ऐसी टेंस कंडीशन हो जाए, चाइना बोल दे कि मैं आपका ये उत्तरांचल पूरा ले रहा हूँ, तो आ जाएगी फिर हिमालयन साइड में कुछ, बट ऐसा नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए, गॉड फॉरबिड। बट फिलहाल के लिए, फिलहाल वैसे कोई सेंटिमेंट ट्रिगर्ड नहीं है, तो लोग देखेंगे वैल्यूएशन, क्या वैल्यूएशन ठीक ठाक है आज की डेट में। तो क्योंकि कुछ तो हो जो प्राइस को लेकर के चले, तो वो कुछ तो हो में कुछ दिख नहीं रहा है अभी। ठीक है, परफेक्ट है, ओके। खरीदना कहाँ पर है मेरी ओपिनियन में, मुझे याद है संदीप जी, मैंने बोला था कि ये 1200 पे में बहुत कंफर्टेबल मुझे लगेगा, लेकिन उस समय भी मैं एक्सपेक्ट ये कर रही थी कि 1200 1100 जब ये आए तो कम से कम बजट बढ़ जाए, मतलब सिग्निफिकेंट बजट बढ़ जाए। लेकिन बजट उतना बढ़ा नहीं और ये घट के 1300 आ भी गया। तो आई वुड लाइक टू रिव्यू अगेन, अगर ये 1100 पर आ जाता है, विच इज वेरी वेरी लाइकली कि आ जाएगा, 1100 आते आते समय भी, टाइम भी पास करेगा, अगर उस बीच में एक रिजल्ट आ जाए या कुछ और अनाउंसमेंट आ जाए तो हम इसको दोबारा रिव्यू करेंगे। सो दिस इज अगेन, जो लोग पुरानी स्टेटमेंट मेरी सुन चुके हैं बीडीएल को लेकर के, आई एम सेइंग, आई एम रिव्यूइंग इट अगेन कि अगर ये 1100 पर आता है सो वी विल रिव्यू इट अगेन विद द इनसाइट्स, जो भी नई डेवलपमेंट्स अगर कुछ होती हैं, चाहे रिजल्ट आ जाए या कुछ और गवर्नमेंट कुछ बोलती है, उसके साथ हम इसको तब वापस से रिव्यू करेंगे। 1100 पर आने के बाद भी तुरंत नहीं खरीदना, रिव्यू करेंगे एक बार और। 1100 तक आने दीजिए, उसके बाद भी रिव्यू कीजिए, उसके बाद आप बीडीएल में खरीदारी करें, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। पीएसयू बैंकों का क्या करें मैम? पीएसयू बैंक कल 5.5% इंडेक्स गिर गया था, पीएसयू बैंक इंडेक्स। बजट के दिन बड़ी गिरावट आई, आज भी खुले ठीक ठाक थे, उसके बाद प्रेशर आया, फिर लो लेवल से रिकवरी बन रही है। अब ये जो बोरोइंग का नंबर आया ना मैम, मार्केट बोरोइंग का, वो बाजार को समझ नहीं आया। ये जो 17,20,000 करोड़ रुपए की कह रहे हैं ना कि ये मार्केट बोरोइंग करेंगे, ये रिकॉर्ड लेवल पर आ गया, और इससे अब 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है ना, वो शायद आगे चलते हुए उछल सकती है, और इससे बैंकों का जो M2M घाटा है, जो सरकारी बॉन्ड्स ये होल्ड करते हैं, वो एक पेन पॉइंट इनके लिए हो सकता है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि ये बैंक्स गिर रहे हैं। हालांकि इसमें एक ये भी बात है कि काफ़ी अच्छे चल चुके थे, कुछ कंसोलिडेशन की न्यूज़ भी शायद इस सेक्टर को लेकर बैंक में बजट में एक्सपेक्टेड थी, जो कि नहीं आई है। अब करना क्या है, क्यों गिरे या क्या हो रहा है वो छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो गिरावट आई है, क्या ये और थोड़ी लंबी चलेगी या फिर ये अच्छा मौका है बैंकों में खरीदारी का, पीएसयूज में? देखिए उस बैंक को देखो जो अभी आपको ठीक ठाक वैल्यूएशन पर दिख रहा है, या फिर प्राइस वाइज तो कम से कम उतना नहीं चला है। अभी आप एसबीआई को साइड रख दो, एसबीआई अभी नहीं खरीदना है, 1020 के आसपास है। मैं 910 तक आने का वेट करूंगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, तो वो आ भी सकता है, उतना मतलब इम्पॉसिबल जैसा नहीं लग रहा। फिलहाल पीएनबी समथिंग जो हम आज की मार्केट में अगर खरीदने का विचार रख रहे हैं तो खरीद सकते हैं। एक रिस्क लेना स्टेट बैंक ऑफ पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में बनता है। 121.20 पर चल रहा है संदीप जी अभी। मैं यहाँ पर 107 रुपए का स्टॉप लॉस दे करके एक बाइंग रिकमेंडेशन जरूर देना चाहती हूँ, जिसमें कि ½ आप जो भी इसने रखा है 50% तक आप यहाँ तक बाय कर सकते हैं, 50% तक, 50% तक। उसके बाद में आप यहाँ पर जो बचा हुआ है, अगर आपको लगे तो आप 100, अगर वेल प्लान कर रहे हैं तो 115 के आसपास, जितना हो सके 200 दिन के एवरेज के आसपास खरीदने की कोशिश करिए, विद एन एवरेज स्टॉप लॉस एट 107, जिसमें कि हमें जो पॉसिबल टारगेट बन सकते हैं बहुत इजीली 126 का, यानी 126, और 140 रुपए के दो भाव मुझे पंजाब नेशनल बैंक में आते हुए दिखते हैं। तो बैंक्स में से अगर मुझे आज की डेट में कुछ पिक करना है, बाकी बैंक्स ओवरबॉट हैं, उनसे दूरी बनाइए। एक तो पंजाब नेशनल बैंक हो गया, दूसरा आपका सेंट्रल बैंक हो गया, जिसका कंट्रीब्यूशन 0 था, अभी तक ये बैंक चला ही नहीं। अब यहाँ पर आप इसको 35 के आसपास में है, आज और कल की, आज मत खरीदिए, हो सकता है कल आपको 34.50 यानी 34.5 पर मिल जाए लगभग, तो वहां पर खरीद के हम इसमें 40 रुपए से लेकर के 45 के टारगेट का वेट कर सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, जिसमें कि स्टॉप लॉस हम सिर्फ 31 रुपीज का ही रखेंगे। सो आइडिया ये है कि जितना हो सस्ता खरीदने की कोशिश करो इसमें।
ठीक है, ओके। अब डेटा सेंटर स्टॉक्स की बात कर लें जरा। कल आपने नेटवर्क की बात करी थी, आज उसमें मुनाफा वसूली हो रही है। अनंतराज आज भी लीड कर रहा है, तेज़ी मतलब देखने को मिल रही है इसमें। तो जो क्लाउड सर्विसेज को लेकर बजट में अनाउंसमेंट्स हुए हैं टैक्स ब्रेक को लेकर, उसका सबसे ज़्यादा फायदा आप किस में देखती हैं? एक नाम अगर मैं आपसे पूछूं तो। मुझे तो सीजी पावर ज्यादा बेटर लगता है। तो अनंतराज ठीक है, बट जो ग्राउंड पर रियलिटी में काम करते हुए आपको दिखे। एंड एक चीज, डेटा सेंटर की बात करते करते एक बात और मिली है जिसका हमको उसको कनेक्ट करके ही देखना चाहिए कि हमने टैक्स हॉलीडे 47 तक रखा है उन कंपनीज के लिए जो हमारे डेटा सेंटर को हमारे यहाँ पर या स्टेबलाइज करें या जो भी है। तो उसमें सीजी पावर मुझे लगता है कि विन कर जाएगा और अच्छा खासा शेयर, एक सिग्निफिकेंट शेयर इसको मिलना चाहिए। सो इन दैट लिस्ट रिलायंस होगा वहां पर, टाटा, अदानी एंटरप्राइजेस होगा। बट क्योंकि इनके अलग से लिस्टेड नहीं है एंटिटी, तो आपको वहां पर कितना परसेंटेज का कंट्रीब्यूशन आएगा, एक एवरेज रिटर्न हो जाएंगे फिर वहां पर। बिकॉज जब बैलेंस शीट आती है तो अलग अलग कंपनीज, अगर आप बड़े बिग हाउस हैं तो आपके अलग अलग मॉडल से आपका रेवेन्यू आ रहा है, तो वहां पर सब चीजें मिक्स हो जाएंगी। बट सीजी पावर इज समथिंग जहां पर मुझे लगता है, मतलब इट्स माय ओपिनियन, कि ये 600 पर चलने वाला ये स्टॉक 10% तो आपको इजीली दे सकता है। उसके बाद अगर ये 1 साल तक हम एक व्यू रखे, लाइकली है कि मतलब साल, 1 साल, 1.5 साल के अंदर में मुश्किल से 800 तक जा सकता है। तो 10% का नजरिया आप कुछ महीनों का रखिए, मुश्किल से 2 महीने, मार्च एंड तक मैक्सिमम 10% का लगता है इसमें मूवमेंट। बाकी अगर आप पूरे 1.5 साल, 1 साल का नजरिया लेकर के चले, 800 तक की ट्रेवल सीजी पावर कर सकता है। एक ही स्टॉक अगर पिक करना है तो मेरी नजर में आपका होगा सीजी पावर। सीजी पावर, ठीक है। लेटेंट व्यू पे आज मैम नंबर्स आए हैं, नंबर्स आपको स्क्रीन पे चलते हुए दिख जाएंगे। मेरे पास समय कम है, आपका व्यू इस स्टॉक पर, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स पर। यस, तो इसको भी देखिए, आप थोड़ा सस्ता ही खरीदने की कोशिश करिए प्लीज। अभी के लेवल पर बाय करेंगे तो मतलब महंगा बाय है पहली बात तो। और रही बात कि हम खरीदे किस भाव पर, आज आप इसको खरीदो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द बाय, आप इसको खरीद सकते हैं, नंबर क्योंकि ठीक ठाक है। तो यहाँ से अभी 455 पर आ गया है। अगला जो भाव है एज अ टारगेट आप देख सकते हैं, 3-4 दिन के अंदर का टारगेट है ये सिर्फ। वैसे ही इसमें एग्रेसिव मूव भी होते हैं। तो 505 का एक पहला भाव मुझे दिखता है और दूसरा भाव मुझे यहाँ पर 570 का दिखता है। बट आपका स्टॉप लॉस शुड बी वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड, और वो स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पर आपका आज का इंट्राडे, पिछले कल का जो इंट्राडे लो है विच इज 390, 390 का स्टॉप लॉस, 455 पर बाय, 505 का पहला टारगेट, 570 का दूसरा टारगेट। लेटेंट व्यू पर आप एक बाइंग रेटिंग लेकर के चल सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके। गॉडफ्रे फिलिप्स और आईटीसी जैसे जो सिगरेट स्टॉक्स हैं उन पे आपकी राय दीजिए। 1 फरवरी से जो नई एक्साइज ड्यूटी की दरें हैं वो लागू हुई हैं, तो सिगरेट महंगी हुई हैं। तो आईटीसी आज डिप मारा, लो लेवल से रिकवर हुआ, क्योंकि 22 से 25 रुपये प्रति पैक की बढ़ोतरी हुई है सिगरेट कीमतों में, रिटेल कीमतों में। तो गॉडफ्रे गिर रहा है, आईटीसी रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, कौन सा ज़्यादा बेटर है? दोनों में से भी फिलहाल कुछ मत खरीदिए। देखिए, गवर्नमेंट कैपेक्स बड़ा अच्छा पता है, नॉटी, मतलब ये जो शरारत वाली या जो मतलब जो खराब हरकतें बच्चों के लिए बोलते हैं ना, कि जो नॉटी हरकतें वाली जो चीजें, उनके ऊपर ही पिटाई हो रही है। आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, अच्छा, आप बेट लगा रहे हो, आप जुआ खेल रहे हो, लो एक्स्ट्रा एसटीटी। अच्छा, आप सिगरेट पी रहे हो, दारू पी रहे हो, लो एक्स्ट्रा एक्साइज एंड ऑल। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप ऐसी जगह पे अभी कोशिश करो कि अभी फिलहाल जहां पर पता ही चल रहा है कि इनके मार्जिन्स बहुत डिक्लाइन होंगे, तो फिलहाल आप उनको छोड़ दो। तो बस सिंपल मैंने यही समझाने की इसलिए कोशिश की है कि आप देखिए कि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। अब जनरली आएगा कहाँ से? जो अच्छा कर रहा है उसको थोड़ी ना, उसको उसको तो पीएलआई के थ्रू सपोर्ट किया जाता है। लेकिन जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां से आपको रेवेन्यू भी ज्यादा आता है, वैसे तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो रेवेन्यू ज्यादा आता है लेकिन देश को खराब कर रही है, तो उन कंपनीज पर ये एक रहता है। मेरे हिसाब से इसकी जगह पे ना दूसरा काम होना चाहिए। आप सिगरेट पे क्यों बढ़ा रहे हो? जो कंपनीज रेवेन्यू अर्न करती है उनको ही बंद कर दिया तो गुड ना। या फिर उनके ऊपर ही उनके टैक्स बढ़ा दो, ऐसा भी आप कुछ कर सकते हैं। बट उनको ये इंश्योर कर दीजिए कि वो वाला टैक्स का बर्डन आगे ना पहुंचाए, एक दिन वो कंपनीज खुद ही मर जाएंगी। सो ऐसा है। लेकिन चलिए, इनडायरेक्टली धीरे धीरे करके आप ये समझ लीजिए कि फिलहाल ऐसे स्टॉक्स जहां पर आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट हैप्पी नहीं है, आप उनसे बचो। तो फिलहाल ठीक वीएसटी है, नहीं खरीदना, गॉडफ्रे भी नहीं खरीदना है, थोड़ा सा दूर रहिए। दोबारा कभी टेक्निकल बाय बना तो दब बताएंगे, बट अभी तो डिप आएगा और भी।
चलिए ठीक है, तो इसी के साथ हम बजिंग स्टॉक्स को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और बढ़ते हैं प्राइमरी मार्केट वाले एक्शन की तरफ। वाह क्या आईपीओ में। वाह क्या आईपीओ है। आईपीओ मार्केट में वैसे तो कोई एक्टिविटी है नहीं, कोई आईपीओ खुला नहीं है, क्योंकि जिस तरह का सेकेंडरी मार्केट का हाल है तो कंपनियां थोड़ा वेट एंड वॉच कर रही हैं। लेकिन कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो आईपीओज हैं जिनके आईपीओ लॉक इन इस हफ्ते में खुलने वाले हैं डेट के साथ, और कितनी क्वांटिटी में वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए आने वाले हैं और उनके इशू प्राइस क्या हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। 2, 3 और 4 फरवरी की सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसमें ओखला इंडिया, एकम ड्रग्स, स्टड्स एक्सेसरीज, आदित्य इन्फोटेक यानी कि वो जो हम कहते हैं ऊपर वाला सब देख रहा है सीपी पावर, और लेंसकार्ट, ये कुछ 4-5 कंपनियां हैं जिनके आईपीओ लॉक-इन आज, कल और परसों में खुलने वाले हैं। मैम, ये 5 कंपनियों में से कोई ऐसा नाम जहां पे आपको लगता है कि कोई बड़ा प्रेशर बन सकता है? क्योंकि एक एकम ड्रग्स है जिसकी 20% इक्विटी और एक आदित्य इन्फोटेक इसके 63% शेयर हैं जिनका लॉक-इन खुलने वाला है। इन दोनों के चार्ट्स देखकर बताइए मैम। एकम्स में एक बार आप जरूर अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन तुरंत मत करिए, इसका लॉक इन पीरियड जाने दीजिए। लॉक इन पीरियड के बाद भी वंस अगेन दिस यू विल, या फिर अगर आपको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए तो आप 444 पर आज के मार्केट में खरीद के जा जरूर सकते हैं, बट विद स्टॉप लॉस सेट कि आपको 410 के नीचे होल्ड नहीं करना, जिस इमीडिएट सपोर्ट। वेल, इसमें जो पॉसिबल टारगेट 444 यानी आज के भाव पर खरीदने वालों के लिए 480 इज द फर्स्ट टारगेट एंड लाइकली 510, बट ज्यादा इट्स अ ट्रेड ओनली। अगर आपको देखना है एक सीरियस इन्वेस्टमेंट तो लॉक इन पीरियड जाने दो, अगेन यू विल गेट दिस स्टॉक अराउंड दिस प्राइस ओनली। बट मोमेंटम प्ले करना है तो रिस्क भी है, रिवॉर्ड भी है, इसको समझ के काम आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी लिस्ट जो है ना जिसमें, हाँ प्लीज बोलिए, बताइए। लेंसकार्ट पे कुछ बोलना चाह रही हैं आप? हाँ नहीं, लेंसकार्ट को अवॉइड करिए, मतलब वैल्यूएशन कंफर्ट आप ढूंढ नहीं पाएंगे। मैंने ग्रो से एग्जिट करा दिया तो लेंसकार्ट तो बहुत दूर की बात है, तो फिलहाल लेंसकार्ट प्लीज अवॉइड। यस ओके, आपने सीडीएसएल की बात की थी ना, अब इस लिस्ट में ना एनएसडीएल है जिसका 5 तारीख को लॉक इन खुल रहा है। इसमें लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस भी है, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर है, एमएनबी इंजीनियरिंग है, सी लोटस डेवलपर्स है। मुझे खास तौर पे एनएसडीएल पे जानना है क्योंकि 15 करोड़ शेयरों के आसपास का जो पूरा लॉक इन है ना वो खुलने वाला है। 75% इक्विटी इसकी फ्रीज से खुलने वाली है। तो एनएसडीएल में मैम 800 रुपये का इशू प्राइस था। अब चूंकि लॉक इन खुलेगा, बड़ा मात्रा में शेयर आएंगे बाजार में, तो कुछ एक्शन दिख सकता है? यस, डिक्लाइन का। और अगर आप हैं तो मेरी सिंसियर सलाह आपके लिए यही है, अगर आप हो और आप नहीं देखना चाहते इसको 800 750 तक आना, तो आप प्लीज एग्जिट प्लान कर लीजिए। ये आएगा, वहां तक बिल्कुल आएगा। तो जिनके पास हैं वो एग्जिट कर लें, और जो नया खरीदना चाहते हैं लॉक इन खुलने के बाद कोई ड्रॉप आए तो कंसिडर करें। 750 के आसपास जितना हो सके तो वहां पे एंटर कीजिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। कोई और नाम मैम जो आपकी लिस्ट में है या इन 10 स्टॉक्स में से जो ठीक लग रहा हो या फिर जिसमें गिरावट की आशंका ज्यादा है? एक आप ओरकुला इंडिया भी आप देख सकते हैं जिसमें कि गिरावट और एक्सटेंड होगी, तो आज 560 पर है। इफ यू वांट यू कैन टेक एन एग्जिट नाउ बिकॉज इट इज लाइकली कि अलग से 10 से 15% और सरकेगा ये स्टॉक, विच मे लीड टू लाइक 510 510 तक से लेकर के 580 तक ये और गिर सकता है। तो आप चाहें तो यहाँ पर एक एग्जिट प्लान कर सकते हैं। स्टड में अभी फिलहाल नो फ्रेश एंट्री, क्योंकि लाइकली है कि यहाँ से आकर के थोड़ा बहुत सपोर्ट बना करके निकले, बट फिलहाल कोई एंट्री बनानी नहीं है, आज नहीं बनाना है कुछ भी। एक बार ये लॉक इन पीरियड जाने दीजिए, वी गोट टू सी कि क्या ये 460 आ रहा है या 500 के ऊपर जा रहा है। तो विद दैट एक थोड़ा टाइम लगेगा उसको, तो फिलहाल इसमें कोई फ्रेश व्यू नहीं है। आपका अगर बनाना है कोई पोजीशन तो अभी मत बनाइए। अगर आप हैं तो वेट एंड वॉच कर लीजिए। इफ यू वांट टू मेंटेन एसेट, आप यहाँ पर 440 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चल लीजिए फॉर द अपसाइड मूव, कि आपको यहाँ पर 510 से लेकर के 540 मिल जाए, बट फ्रेश व्यू बिल्कुल नहीं है अभी। ठीक है, ओके, तो फिर ये स्टॉक्स हैं जिनके आईपीओ लॉक इन खुलने वाले, तो इस तरह से आप चाहें तो इनमें अपनी स्ट्रैटेजी बना के चल सकते हैं। तो प्राइमरी मार्केट से जुड़ा हुआ एक्शन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और बढ़ते हैं और हमारे एक खास सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है चुन चुन के। वाह क्या आईपीओ है।
वैसे तो मैम आप शो के दौरान ही सीजी पावर और टीएमपीबी के बारे में बता चुकी हैं, लेकिन चुन चुन के की जहाँ तक बात है, कोई और भी स्टॉक है आपके जहन में जो आप रेकमेंड करना चाहेंगी? अतुल ऑटो हम देख सकते हैं 422 पर है। एक स्लो मोड पर आज ही पूरा बाय मत करो, आप कल भी देखेंगे तो ये आपको 415 तक ही दिखेगा। सो ट्राई टू बाय एज क्लोज टू 415 और 425, इसी रेंज में आप इसमें एक बाइंग का व्यू लेके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 370। पॉसिबल टारगेट विल बी लाइक 460 से लेकर के अप टू 530। तो चुन चुन के में एक ये स्टॉक है जिस पर आप नजर बना करके रख सकते हैं। बाकी जो स्टॉक्स ठीक ठाक लगे इन बिटवीन द शो ही मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या होगा इसमें? 370। 370 का, ठीक है, ओके, परफेक्ट है। बहुत शुक्रिया आपका मैम आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जो भी स्टॉक्स आपने डिस्कस किए हैं, जिन आपने रेकमेंड किए हैं, जो सवालों के जवाब दिए, उनमें कोई डिस्क्लेमर जाने से पहले? ये संदीप जी, बहुत सारे स्टॉक्स आज भी डिस्कस हुए हैं एंड मोस्ट ऑफ द बंच वाज लाइक दिस कि हमने मेंबर्स के साथ भी सिमिलर व्यू पब्लिकली भी एंड मेंबर्स के साथ रिकमेंडेशन के तौर पर दिया है, बीट एनीथिंग जो मेटल्स हुआ या फिर स्टॉक्स हुए। तो बट एज फार एज माय पर्सनल पोर्टफोलियो, मैं इनमें से कोई स्टॉक होल्ड नहीं करती हूँ एंड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। पैसा लगाने से पहले रिस्क को छान लो, देख लो, समझ में आए तो ही पैसा लगाइए। थैंक यू सो मच। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।